वेलकम ऑल टू पीडब्ल्यू यूपीएससी वाला। मैं डॉक्टर मोहम्मद जिया और आज मध्यकालीन भारत के इतिहास की कड़ी को आगे ले जाएंगे। आज बात करेंगे मुगल साम्राज्य की। इससे पहले के वीडियो मध्यकालीन भारत के इतिहास के इससे पहले की कहानी हमारे दूसरे वीडियोस में मैंने पहले कवर की है। आप उसको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन उसका दिया हुआ है, लिंक उसका दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से पहले पुराने वीडियोस को देखें फिर यहाँ आएँ। ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो लोग 2023 में अपीयर हो रहे हैं। बहुत कम समय है, इसीलिए कोशिश रहेगी कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम चीज़ों को कवर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम रिवाइज करने की कोशिश करें, जिससे आपको एग्ज़ाम में जब आप अपना एग्ज़ाम देने बैठे तो वहाँ पर आपको परेशान ना होना पड़े। यू हैव आपके पास सारे जो हथियार होते हैं ना, सारे होना ज़रूरी है। सिर्फ एक चीज़ करके जाना सही नहीं है। तो बहुत से लोग कहते हैं सर मिडिवल हिस्ट्री पढ़े नहीं पढ़े हैं। जब भी क्लास में भी रेगुलर क्लास में पढ़ाओ तो वहाँ भी बच्चे यही पूछते हैं कि सर मिडिवल हिस्ट्री क्या है, वेटेज कितना है। मैं कहता हूँ कि अगर आपने मिडिवल हिस्ट्री पढ़ रखी है तो आप ये मान के चलिए कि एग्ज़ाम के दिन आधे दिन में आप उसे रिवाइज कर लेंगे। आधे दिन में एग्ज़ाम के लिए जब आप रिवीजन जोन में जाएंगे, लेट्स से आप 1 मई से फाइनल अपना रिवीजन स्टार्ट करेंगे और आप वहाँ जब उसकी शुरुआत करोगे तो आधा दिन लगेगा। बहुत लग गया 1 दिन लगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा मिडिवल हिस्ट्री को रिवाइज करने में। लेकिन अगर मध्यकालीन भारत के इतिहास को आपने 1 दिन दे दिया और उससे आपको 2 या 3 सवाल भी मिल गए, इससे अच्छा सौदा नहीं हो सकता मुनाफे का। तो छोटा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है, डिफ़िकल्ट नहीं है, जल्दी याद रह जाता है, क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी कम है। लेकिन 2 क्वेश्चन मैटर करता है। उनसे पूछिए जिनके पुराने अटेम्प्ट्स 1 या 2 नंबर से रह जाते हैं। 2 क्वेश्चन की कीमत तुम क्या जानो, वो यही कहेंगे कि 1-2 क्वेश्चंस बहुत होते हैं। ये छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं जो आपको आपकी नैया पार लगवाएंगे। प्रीलिम्स मुश्किल है, फिर कह रहा हूँ सबके सामने, पब्लिकली कह रहा हूँ, प्रीलिम्स मुश्किल है। प्रीलिम्स का अगर आपने बैरियर क्रॉस कर दिया, प्रीलिम्स की बाधा यदि आपने पार कर दी तो आपको आगे जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। मसला सिर्फ यहाँ आता है कि प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पा रहा है। 2 तरीके के स्टूडेंट्स हैं जिनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है। एक इनका जीएस क्लियर नहीं हो रहा है, एक जिनका सीसैट क्लियर नहीं हो रहा। सीसैट वालों जिनका क्लियर नहीं हो रहा उनको तो सिर्फ एक चीज़ कि प्लीज़ प्रैक्टिस करिए। जितना ज़्यादा आप उसको प्रैक्टिस करोगे उतना आपका सीसैट अच्छा होगा। रोज़ बैठ जाओ 2:30 बजे पेपर लेके, दिमाग काम करना शुरू होगा। 2 से 4 के बीच में दिमाग ने सिर्फ जो है सीसैट करना है। ट्रेन कर दो अपने दिमाग को अगले 70-80 दिन जो भी बचे हैं। बिल्कुल पक्की ट्रेनिंग दे दो कि हमें सीसैट को प्रैक्टिस करना है। जिनका जीएस नहीं हो रहा है, आपका प्रॉब्लम उन सवालों से नहीं है जो आपको नहीं आते हैं। आपका सिलेक्शन वो सवाल रोक रहे हैं जो आपको आते हैं और आप उसको गलत कर रहे हैं। तो आपको उन सवालों के नंबर को, उस संख्या को आपको कम करना पड़ेगा जो हमें आते हुए गलत हो रहे हैं। ये 2 ही चीज़ें होती हैं जो सिलेक्शन रोकती हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन जो है उसके लिए, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए ज़रूरत है डिटर्मिनेशन की, ज़रूरत है पेशेंस की। सिर्फ सवाल गलत कम कैसे होंगे? 2 तरीकों से। सर आते हुए सवाल जो गलत हो जाते हैं वो 2 तरीकों से कम होंगे। पहला कि आप सवाल को 2 बार पढ़ें। भले ही ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपको पता है सही है, बावजूद उसके अगले 3 ऑप्शन पढ़ें, क्योंकि हो सकता है आगे ज़्यादा सही लिखा हो और वो ज़्यादा सही चीज़ पूछ रहे हैं। हो सकता है चारों सही हो। आपको ज़्यादा सही ढूंढना है, ए पढ़ के ही जो है गलती नहीं करना है। पहली चीज़ तो क्वेश्चन और ऑप्शंस को कम से कम 2 बार पढ़ना है बिफोर कोई भी डिसीजन लेने से पहले कि हमें किस उस पर मार्क करना है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको सवाल जब आप अटेम्प्ट करते हो, कुछ सवाल ऐसे आते हैं जो बहुत ज़्यादा इजी होते हैं। यहीं से मिलेंगे बहुत सारे सवाल, इसी लेक्चर में से मिल जाएंगे। सवाल ऐसे होते हैं जो आपको लगता है यार ये तो बड़ा इजी सवाल है, और लगता है जैसे इजी सवाल आ गया, यूपीएससी ने इतना इजी कैसे पूछ लिया, इसमें कुछ तो गड़बड़ है दया करके तुम्हारा एसीपी वाला दिमाग चल जाता है। और जैसे ही तुम्हारा एसीपी वाला दिमाग चल जाता है, यू कमिट अ मिस्टेक। समटाइम्स क्वेश्चंस आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत सीधे क्वेश्चंस होते हैं, इजी क्वेश्चन होते हैं, उसमें गलती मत करना। उसमें सिर्फ इसलिए गलती करते हो क्योंकि दिमाग को ज़्यादा काम पे लगा देते हो। दिमाग कहता है कि अरे इतना आसान तो नहीं पूछ सकते, यूपीएससी है, कुछ तो गड़बड़ की होगी। कोई गड़बड़ नहीं होती इसमें। गड़बड़ सिर्फ ये है कि कोई गड़बड़ नहीं है।
दुनिया के बहुत सारे क्रिकेट आप लोग देखते होंगे, टेस्ट मैचेस चल रहे हैं। टेस्ट मैचेस में स्पिनर का बहुत बड़ा रोल होता है, ख़ासतौर पर जब हमारे यहाँ उपमहाद्वीप में जब टेस्ट मैच होता है किसी भी जगह से, स्पिनर्स का रोल होता है। पता है स्पिनर्स ट्रिकी क्या है? स्पिनर्स ज़्यादातर उन बॉलों पे विकेट लेते हैं जहाँ वो ये डिसीट करते हैं क्या कि इस बॉल स्पिन होगी, और वो स्पिन नहीं होती है। वो ये प्रिटेंड करते हैं कि बॉल स्पिन होने वाली है, लेकिन वो बॉल स्पिन नहीं होती। यूपीएससी आपके साथ वही करता है, वो आपको ऐसी बॉल फेंकता है, बॉल बहुत सीधी है, उसको आपको स्ट्रेट खेलना है, आपको उसमें कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हैव टू प्ले इट स्ट्रेट। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप उसको लग रहा है बॉल इधर लेग स्पिन होगी, ऑफ स्पिन होगी, सीधी तो नहीं आएगी, एंड यू गॉन। सो उसमें गड़बड़ सिर्फ यही है, उसकी स्पिन सिर्फ यही है कि उसमें कोई स्पिन ही नहीं है, उसमें ट्रिक यही है कि उसमें कोई ट्रिक नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो ये 2-3 चीज़ें ध्यान रखेंगे। आई बिलीव एंड आई ट्रस्ट कि गलतियों का जो लेवल है वो कम होगा एग्जाम में। तो इसके बाद शुरू करते हैं हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास। आज बात करने वाले हैं मुगल्स की। मुगल साम्राज्य इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है सर? आप अगर दिल्ली सल्तनत को देखें, दिल्ली सल्तनत 1206 से शुरुआत होती है, अगर कुतुबुद्दीन ऐबक का दौर ले लें, 1526 तक 320 साल, 5 राजवंश। मुगल साम्राज्य 1526 से शेरशाह सूरी का दौर हटा दे अगर, तो 1526 से 1707 औरंगजेब की मृत्यु, और फिर 1857 जो बाद में जो औरंगजेब के बाद जो मुगल राजा हुए। तो ये एक समय है जो कि लगभग उतना ही है, 320 साल का, और एक राजवंश ने, एक परिवार ने इस पूरे शासन पे, इस पूरे सब कॉन्टिनेंट पे, इस पूरे उपमहाद्वीप पे जो है इनका शासन रहा। जब अपने उच्चतम स्तर पे थे, जब अपने औरंगजेब के समय, तब उनका जो शासन था, मुगलों का शासन जो है वो काबुल से लेके मदुरई तक था। ये एक तीसरी बार दिखेगा ये हिंदुस्तान के इतिहास में। ये इस तरीके का जो एकीकरण है, राजनीतिक एकीकरण है, वो 3 ही बार दिखता है। एक मौर्य साम्राज्य में दिखता है, दूसरा गुप्ता में दिखता है, समुद्रगुप्त के समय जो है आपको ये दिखेगा, वो भी इतना इस कमोबेश इतना ही रहता है, और तीसरा आपको मुगलों के समय दिखेगा। इसीलिए ये 3 ही ऐसे राजवंश हैं जिनके आगे साम्राज्य लगा, एम्पायर, साम्राज्य, और किसी के आगे नहीं लगा ये। मौर्य साम्राज्य, गुप्ता साम्राज्य और मुगल साम्राज्य, बाकी किसी के आगे साम्राज्य नहीं लगा। बाकी तो छोटे छोटे राज्य बना के खेल रहे थे। तो मुगलों की शुरुआत कौन थी? मुगल थे कौन? आए कहां से थे? क्या थी इनकी कहानी? आज देखेंगे, जल्दी देखेंगे, ज़्यादा इधर उधर की चीज़ों पर बात नहीं करेंगे। कहानियाँ बताऊंगा, कहानियाँ बताते बताते आपको चीज़ें याद रह जाएंगी, आपकी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी, वही हमारा मकसद है। ठीक है, तो मुगलों की अगर बात करें तो चुगताई तुर्क थे मूलतः ये, और ये चुगताई तुर्क जो है ये मध्य एशिया की तरफ से आए, मध्य एशिया की तरफ इनका शासन था। और इनका जो ये वंशज किसके थे? एक्सक्यूज मी, ये वंशज थे चंगेज़ खान के। चंगेज़ खान के दूसरा जो उसका पुत्र था चुगताई खान, उसके वंशजों में से एक पीढ़ी जो है वो यहाँ आती है, और हिंदुस्तान पे जो भारत पे जो शासन हुआ वो किसका हुआ? वो बाबर का हुआ, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तुर्क मंगोल, इसीलिए ये आप अगर उस समय का एशिया का शासन देखें तो 4 तुर्क कहना चाहिए कि वंश जो है, तुर्की वंश जो है शासन कर रहे थे। जो मुगल थे वो चुगताई तुर्क थे या मंगोली तुर्क थे। आपको तुर्की और इस तरफ दिखेगा तो वहाँ उस्मानिया तुर्क थे। उसके अलावा आप थोड़ा सा नीचे की तरफ देखेंगे तो वहाँ पर अब्बासिद थे, सल्जूकी थे, और इस तरफ हिंदुस्तान की तरफ। तो ये तुर्कों का इस समय बोलबाला था पूरे एशिया के ऊपर, पूरे एशिया के ऊपर।
यहाँ पर भी ये भी तुर्क से आए थे। तो इसकी 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 शुरुआत यहाँ होती है कि बाबर के जो पिता थे उमर शेख मिर्ज़ा बाबर के पिता का नाम। और बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा, और उमर शेख मिर्ज़ा जो है फरगाना का शासक। कहा यह जाता है कि एक हादसे में उसकी मृत्यु हो जाती है उमर शेख मिर्ज़ा की, और उसके बाद उसका बेटा बाबर फरगाना की गद्दी संभालता है, लेकिन तब उसकी उम्र सिर्फ 12 साल थी। फरगाना उस समय उज़्बेकिस्तान में था, और बाबर को हिंदुस्तान का ख्वाब दिखाया उसके पिता ने था। उमर शेख मिर्ज़ा ने बाबर को बताया था कि इन पहाड़ियों के उस तरफ, अमूमन वो हिंदू कुश की तरफ इशारा कर रहे होंगे, कि इन पहाड़ियों के उस तरफ एक खूबसूरत ज़रख़ेज़ ज़मीन है जिसका नाम हिंदुस्तान है। एक हरी भरी, एक हरियाली, एक उपजाऊ ज़मीन है जिसका नाम हिंदुस्तान है, और बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई। तो बाबर के जहन में बचपन से हिंदुस्तान का ख्वाब था। अब सर आक्रमण था नहीं था, बिल्कुल एक अलग कहानी है। उसकी वजह यह है कि तब आक्रमण ही नियम था, हर कोई आक्रमण ही कर रहा था, हर कोई अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। तो वो उस डिबेट में हम ना पढ़ें कि क्या सही था क्या गलत था। इतिहास पढ़ने की सबसे अच्छी चीज़ ये और सबसे सही तरीका ये कि आप किसी के ऊपर निर्णय ना दें। हमारा काम निर्णय देना नहीं, हमारा काम सिर्फ इतिहास को समझना है। खैर, उसके बाद 12 वर्ष की आयु में 1495 में उसने फरगाना को संभाला। उसके बाद वो काबुल के बाद वो हिंदुस्तान की तरफ रुख करता है, और हिंदुस्तान में तब लोधी शासन था। लोधी शासन से बहुत ज़्यादा असंतुष्ट एक पंजाब का जो गवर्नर था दौलत खान, वो जो है बाबर को दावत देता है। अब ऐसा नहीं है कि बाबर 1526 में पहली बार भारत आया। अब यूपीएससी यदि ये कथन दे देगा तो आप उसको सही कर दोगे, जो कि अपने आप में गलत है, कि 1526 में बाबर ने पहली बार आक्रमण किया। ये गलत है। क्यों? क्योंकि बाबर ने पहली बार आक्रमण 1519 में किया। कई अभियान चलाए, 1519 से 23 के बीच उसने कई बार जो है कब्जा करने की कोशिश की। 1524 में वो लाहौर तक आया, लेकिन दौलत खान ही उसे वापस भेजता है। 1525 में फिर उसने पंजाब पे हमला किया और कब्जा किया, फिर उसको जो है वापस जाना पड़ा। मतलब ये बार बार आ रहा था। ऐसा नहीं था कि 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध वो पहला समय था जब बाबर ने जो है भारत पे आक्रमण किया। ये गलत है, ये स्टेटमेंट, ये कथन गलत है कि बाबर ने पहली बार किया। बाबर का ये पहला तो नहीं था, उससे पहले उसने कई बार कोशिश की थी। और इस समय 1526 में आने का कारण उसी व्यक्ति के निमंत्रण पे वो आता है किसके? दौलत खान के। दौलत खान के आने पे वो कहता है कि इब्राहिम लोदी, क्योंकि दौलत खान को ये पता था कि इब्राहिम लोदी को हराया नहीं जा सकता। अब उसके पीछे की बड़ी छोटी सी कहानी, ये मैंने कहा कि कहानियाँ बहुत सुनाऊंगा इस आज के लेक्चर में। हुआ ये कि जो इब्राहिम लोदी था उसकी सबसे बड़ी जो शक्ति थी वो उसके हाथी थे। वो कुछ नहीं करता था, वो सामने वो कई सैकड़ों हाथी रखता था, और हाथियों को पीछे से जो है तीर वीर मार के उनको जो है उत्तेजित करके आगे दौड़ा दिया। 500 हाथी दौड़ के आ रहे हैं, कौन सी सेना टिक पाएगी? तो इब्राहिम लोदी जो है वो अजय था, अभी तक उसको किसी ने पराजित नहीं किया, और इस चीज़ ने, इस बात ने उसे बहुत ज़्यादा अहंकारी बना दिया। यही कारण रहा कि जब बाबर आया तो उसने बाबर को भी उसी तरीके से, मतलब युद्ध नीति में, और इस बार बाबर जो जीता ना 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध, 21 अप्रैल 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध जो बाबर जीता, वो जीता युद्ध नीति से। बाबर के पास सेना छोटी थी, इतनी बड़ी नहीं थी जितनी इब्राहिम लोदी की थी, इतनी बड़ी तो सेना थी भी नहीं उसके पास, लेकिन बाबर ने इसको जीता और बेहतर युद्ध रणनीति से जीता। और पहली बार हमको दिखता है कि भारत में तोप का प्रयोग होता है। ये एक नई चीज़ थी, बाबर लेके आता है। हाथी या जो भी उस सेना में थे उनको इसके बारे में अंदाज नहीं था, और ये इस वजह से वो हारते हैं। भारत के प्रथम युद्ध में जीतने के बाद बाबर दिल्ली आता है, दिल्ली पे कब्जा करता है, और सबसे पहले वो पता है क्या करता है? वो सबसे पहले अपने बेटे हुमायूं को भेजता है आगरा।
वो सबसे पहले अपने बेटे हुमायूं को आगरा भेजता है। क्यों? क्योंकि जो दिल्ली सल्तनत का तोशा खाना था, जहाँ पे खजाना रखा होता था, वो तोशा खाना था आगरा में। और इसीलिए बाबर दिल्ली आने के बाद वो जरा भी इंतजार नहीं करता और सबसे पहले हुमायूं को भेजता है आगरा की तरफ कि तुम जाओ आगरा, आगरा पे कब्जा करो, क्योंकि यही एक तरीके से इस चीज का ऐलान होता था कि जब या तो राजधानी पे कब्जा कर लिया या तोशाखाना जो होता था जहाँ पे खजाना रखा हुआ है उसको कब्जा कर लिया। और वो हुमायूं जाता है। हुमायूं को वहाँ जंग लड़नी पड़ती है छोटी सी, और वो खैर ज़्यादा उसको दिक्कत नहीं होती और बगैर किसी मेहनत के कह लो वो आगरा पे कब्जा करता है। अब ये क्यों हुआ? ये सर ये क्या हुआ कि बिल्कुल जीतते से ही उसने हुमायूं को वहाँ भेज दिया? उसकी वजह ये थी कि कोहिनूर वहाँ रखा हुआ था। तब तक इसका नाम कोहिनूर नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी के बाद से ये दिल्ली सल्तनत के तोशाखाना में रखा रहा और वो हीरा जो है उसको कब्जा करना था। और जब तक कोहिनूर नहीं था, मुगल दौर में उसे बाबरी हीरा कहा जाता था। तो दिल्ली और आगरा कब्जा करने के बाद बाबर अपने आप को हिंदुस्तान का जो है सम्राट घोषित करता है। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो बाबर हिंदुस्तान में, इसके बाद बाबर कुल जमा सिर्फ 4 साल जिंदा रहा। 4 साल, 1526 से 1530, 4 साल 4 लड़ाइयाँ। 1530 में वो उसकी मृत्यु हो जाती है। सिर्फ इतना याद रखना है। पहली लड़ाई 1526 पानीपत। दूसरी लड़ाई पानीपत में किसको हराया? इब्राहिम लोदी को हराया। दूसरी लड़ाई जो उसने लड़ी वो थी 1527 खानवा में और यहाँ पर राणा सांगा, मारवाड़, अंबर, ग्वालियर, चंदेरी और सुल्तान महमूद लोदी। अब यहाँ समझने वाली चीज़ ये है कि इस खानवा के युद्ध से पहले राणा सांगा ने सुल्तान महमूद लोदी को दिल्ली के शासक के रूप में स्वीकार किया और उनका जो मुख्य उद्देश्य था वो बाबर को हटाना था, वो किसी विदेशी को हटाना था। यहाँ पर बहुत सारी जो है गलत धारणाएं बनती हैं, लेकिन यहाँ आपको एक चीज़ समझनी होगी कि इस युद्ध से पहले, इस युद्ध में सुल्तान महमूद लोदी भी था जो कि इब्राहिम लोदी का वंशज था और उसको दिल्ली का कहना चाहिए कि वैध उत्तराधिकारी मानते हुए राणा सांगा ने ये युद्ध लड़ा। इस युद्ध में सब जो है बाबर फिर जीत जाता है। खानवा आगरा के पास उनकी जो है वो होती है। उसके बाद 1528 चंदेरी। चंदेरी में मेदिनी राय के साथ युद्ध बाबर जीतता है। 1529 बाबर घाघरा या घोघरा का युद्ध जो है वो बाबर लड़ता है और यहाँ उसका उसका जो सामना था वो अफगानों के साथ हुआ। अब आप एक चीज़ समझिए, हम इतिहास को इसीलिए गलत तरीके से जो पेश किया जाता है हम इसमें फंस भी जाते हैं क्योंकि हम सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा देख रहे होते हैं। बाबर पहला लड़ा इब्राहिम लोदी से, दूसरा लड़ा कंबाइंड फोर्सेस से, संयुक्त सेनाओं से, संयुक्त सेना जिसमें राणा सांगा भी थे, संयुक्त सेना जिसमें सुल्तान महमूद लोदी भी था, तीसरा मेदिनी राय से, चौथा अफगानों से। कोई भी यहां धर्म के लिए नहीं लड़ रहा था, सब लड़ रहे थे सत्ता के लिए, सब लड़ रहे थे शासन के लिए, चाहे वो बाबर हो चाहे वो कोई और हो, लड़ सब जमीन के लिए रहे थे। खैर यहाँ पर होता क्या है कि इसी के बाद बाबर की जो है मृत्यु हो जाती है और लेकिन तब तक 1529-30 तक आते आते बाबर ने एक काफ़ी बड़े हिस्से को, उत्तर भारत के काफ़ी बड़े हिस्से को बाबर ने अपने कब्ज़े में लिया और मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी। खैर उसके बाद उसने उसकी मृत्यु हो जाती है। पहले उसे आगरा के आराम बाग में रखा लेकिन उसके बाद काबुल ले जाया गया। इसलिए वो आगरा में जो लोग रहते होंगे वो जानते हैं आराम बाग, अब वो राम बाग कहलाता है। वो उस दौर में, क्योंकि आगरा में मुग़लों की राजधानी रही, तो ये 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। फिर दौर आता है नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं का। बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, मार्च का महीना चल रहा है और महिला दिवस है। हम ताजमहल को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं और है भी, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन ताजमहल का जो प्रेरणा स्रोत था, हुमायूं का मकबरा, वो असल में एक बीवी ने अपने शौहर के लिए बनाया, एक पत्नी ने अपने पति के लिए बनवाया था। जी, हुमायूं का मकबरा जो है वास्तव में हमीदा बानो बेगम ने बनवाया जो उनकी पत्नी थी, लेकिन
पुरुष प्रधान समाज की जय हो। यही होता है, यही होता है। दोनों चीज़ें मैं मानता हूँ उस दौर में एक महिला का ये निर्णय लेना अपने पति के लिए, अब वो पैसे थे नहीं थे वो एक अलग चीज़ है। वो भी तब जब हुमायूं और अकबर, मतलब हुमायूं का दौर या मुग़ल जो है वो इतने शक्तिशाली नहीं थे, इतने प्रभावशाली नहीं थे तब, और एक बनी बनाई अर्थव्यवस्था, एक ऐसी अर्थव्यवस्था, शाहजहाँ के दौर की मैं बात कर रहा हूँ, जब ताजमहल बना तो बहुत अच्छी अर्थव्यवस्था थी तब, और एक इसमें दोनों में फ़र्क है, दोनों की परिस्थितियों में फ़र्क है। खैर, 1530 से 1556 दो हिस्सों में हुमायूं का शासन रहा। पहला 1530 से 1540 जहां वो आंतरिक राजनीति से लड़ता रहा। दूसरा जो उसका 1540 से 1555 तक मुगल गायब रहे। और 1555 से 1556 एक साल से भी कम समय के लिए हुमायूं जो है वो शासन करता है और फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। हुआ क्या, जब बाबर की कई संतानें थीं और बाबर की संतानों में से हुमायूं को वो सबसे ज़्यादा जो है वो योग्य मानता था, और इसी कारण वो ये चाहता था कि हुमायूं अगला, हिंदुस्तान का अगला बादशाह जो है वो हुमायूं बने। लेकिन उसके भाई भी थे, कामरान, हिंदाल, ये लोग जो है अस्कारी, ये बार बार जो सत्ता थी, जो राजगद्दी थी, उसके ऊपर अपना दावा पेश करते थे। तो इसने बोला सबसे सही तरीका ये है कि मैं जैसे जैसे नए नए जो राज्य हैं, नए नए जगह मैं जीतते जाता हूँ, वो क्या करता गया, वो जैसे कुछ जीतता था वो अपने भाइयों को दे देता था, ताकि दिल्ली से या आगरा से वो दूर रहे। जैसे कुछ गुजरात जीता एक भाई को दे दिया, संभल जीता एक भाई को दे दिया, ग्वालियर जीता दूसरे भाई को दे दिया, काबुल जीता वो किसी और को दे दिया। तो वो क्या कर रहा था, बार बार जो साम्राज्य था उसको वो आंतरिक तौर पे विभाजित कर रहा था, और ये उसका सबसे कमज़ोर जो है राजनीतिक फैसला था, या ये वो फैसला था जिसने उसे कमज़ोर किया। उसने भाइयों में अपने साम्राज्य को विभाजित किया। और खैर, अब 1506 है, पुर्तगाली आ चुके हैं। बहादुर शाह ने गुजरात पर, जब हुमायूं ने बहादुर शाह को हराया, गुजरात का शासक था, ये वही है जो पुर्तगालियों के साथ ना संधि करेगा। दमन दीव बसीन, दमन दीव वाला जो हाँ, दमन और दीव जो तट है, वो ये दोनों बंदरगाह जो है वो किसे देगा, पुर्तगालियों को, क्योंकि उसको लगेगा कि मुझ पे अगर हुमायूं जो है दोबारा हमला करेगा तो मैं उसको देख लूँगा। लेकिन हुमायूं ने कभी दोबारा हमला ही नहीं किया एक बार करने के बाद। तो खैर, बहादुर शाह से गुजरात पे कब्जा किया और अस्कारी को वहाँ नियुक्त किया। जब अस्कारी आ गया तो हुमायूं ने, बहादुर शाह ने जो है गुजरात वाला जो शासक था उसने फ़ौरन उसे जो है हराया और गुजरात को वापस लिया, और यहीं पर वो दोबारा हमले से बचने के लिए पुर्तगालियों से जो है वो संधि करता है। खैर, अब ये इसका ध्यान इधर था, लेकिन पूर्व की तरफ, बंगाल बिहार की तरफ एक नई शक्ति जो है, एक नई राजनीतिक शक्ति जो है वो उभर रही थी, और उसका नाम था शेर खान। अफगान था, बहुत कुशल शासक और एक कुशल सैन्य कमांडर वो था, उसका नाम था शेर खान। अब हुमायूं जो है वो, उसके ऊपर जब पहला हुआ 1539 में चौसा में उसका युद्ध होता है शेर खान, और वो हार जाता है। जब वो शेर खान से हार जाता है तो वो अपने भाइयों के पास जाता है। वो अपने भाइयों के पास जाता है, बोलता सर, उसके भाइयों ने बोला हम क्या करें, जाओ यहाँ से। और यही उसकी गलती हुई, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं बचा था। अब हुमायूं को फिर दोबारा जो है शेर खान उसको चुनौती देता है। 1540 कन्नौज, और वो दोनों लड़ाइयाँ, वो दोनों युद्ध हार जाता है। कौन? हुमायूं दोनों युद्ध हार जाता है। चौसा और कन्नौज के बाद उसको भागना पड़ता है। जी, हुमायूं को भागना पड़ता है। 1539 चौसा, 1540 कन्नौज, इन दोनों युद्ध में हुमायूं की पराजय होती है। उसके पास कुछ था, उसके पास था कोहिनूर, वो उसने हमेशा उसे अपने पास रखा, और यही वो फारस के बादशाह के पास लेके जाता है। अब 10 साल यहाँ पर सूर राजवंश रहेगा। लेकिन इस दौरान हुमायूं क्या कर रहा था? हुमायूं ही कर रहा था
कि हुमायूं के पास ज़्यादा कुछ तो पैसे वैसे थे नहीं, लेकिन उसके पास वो कोहिनूर था, वो बड़ा ही बेशकीमती हीरा, जिसके लिए बाबर ने जीतने के बाद सबसे पहले हुमायूं को आगरा भेजा। तो हुमायूं के पास वो था। हुमायूं वो लेके जाता है फारस के बादशाह के पास, ईरान के बादशाह के पास। उनके पुराने समय से संबंध ठीक थे। वो हीरा ईरान वाले को, बादशाह को देता है और उसके बदले वो फौज खरीदता और फिर वो काबुल कंधार क्लियर करता हुआ हिंदुस्तान आता है। इस प्रोसेस में उसे, इस पूरे में उसे 15 साल लगेंगे। अब इस 15 साल में यहाँ क्या हो रहा था? यहाँ ये हो रहा था, खैर इसके बारे में बाद में करेंगे कि हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई। लेकिन इस दौरान क्या हो रहा था? इस दौरान हो रहा था ये, शेरशाह सूरी 1486 से 1545, और सूरवंश का संस्थापक, मूल नाम फरीद, बिहार के सासाराम के एक जागीरदार हसन खान का बेटा वो आता है। और उसने बिहार में अफगानी शासन को स्थापित किया। बिहार में बहुत सारे अफगानी छोटे बड़े कबीले थे, वहाँ पर वो अफगानी शासन को जो है वो करता है। और उसके बाद उसकी बहादुर के लिए, उसे फरीद नाम था, शेर शाह उसको उसकी बहादुरी के लिए एक तरीके से एक उपाधि जो है मिली हुई थी। शेरशाह सूरी शेरशाह सूरी की जीत में क्या क्या उसने किया? उसने 5 साल शासन किया। लेकिन ये दुर्भाग्य है, ये भारत के इतिहास का दुर्भाग्य है कि शेरशाह सूरी जैसा शासक, उसको इतिहास में वो जगह नहीं मिली जो उसे मिलनी चाहिए थी। आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो? हाँ, 5 साल, मात्र 5 साल उसका शासन रहा है। लेकिन जो प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण उसने किया, जिस प्रशासनिक व्यवस्था की नींव उसने रखी, वो आज भी किसी न किसी तरीके से आपको भारतीय, जो आधुनिक भारत का प्रशासन है, उसमें आपको व्यवस्था दिखेगी। जितने भी, चाहे राजा टोडरमल हो, राजा टोडरमल को बहुत ज़्यादा, अकबर के नवरत्न थे, दहसाला व्यवस्था को जो है उन्होंने किया, जो जो कर व्यवस्था थी उसको पूरी तरीके से एक नई कर व्यवस्था को उन्होंने लागू किया। इसके आर्थिक सलाहकार थे। इसीलिए मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान में पिछले 3-4 हज़ार सालों में कोई चीज़ अगर कांस्टेंट है, वो ब्यूरोक्रेसी है। ये राजा टोडरमल जैसे लोग, जिनको कभी कोई फर्क नहीं पड़ा कि राजा कौन था, वो सिर्फ अपना काम कर रहे थे और इसी से देश चल रहा है। जैसे आप लोग होंगे, आप लोग जब आईएएस बन जाएंगे तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा शासन किसका है, आप अपना काम कर रहे होंगे, होप सो। खैर, तो इस 5 साल में उसने क्या नहीं किया, मतलब लिटरली क्या नहीं किया? तो उसने बुंदेलखंड, मालवा, मुल्तान, पंजाब, सिंध, असम, गुजरात, कश्मीर, नेपाल, मतलब ये हिस्सा कुछ हटा दिया जाए, असम, गुजरात, कश्मीर, नेपाल के अलावा पूरे उत्तर भारत पे उसका शासन था। उसकी सैन्य उपलब्धियों की बात करें तो चौसा और कन्नौज की बात हम कर चुके हैं, जहाँ पे उसने हुमायूं को हराया और 15 साल के लिए मुगल साम्राज्य के ऊपर एक विराम लगता है, एक अल्प विराम 15 साल का, जहाँ पर वो नहीं दिखेंगे, जहाँ पर हमें दिखते हैं सूर। उसके अलावा 1533 सूरजगढ़ के युद्ध में लोहानी प्रमुखों को और बंगाल के मोहम्मद शाह की संयुक्त सेना को हराया। अब देखिए, यहाँ पर भी किसी धर्म विशेष की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ सत्ता की, ये सिर्फ अपने वर्चस्व को स्थापित करने की लड़ाई है। 1533 सूरजगढ़, उसके बाद बंगाल पर आक्रमण, और कई बार बंगाल पर उसने जो है आक्रमण किया, बंगाल को लूटा। उसके अलावा पंजाब पर विजय प्राप्त की, खोखरों पर विजय प्राप्त की। मालवा, अब मालवा के शासक को तो इसलिए क्योंकि उसने शेरशाह की मदद नहीं की थी हुमायूं के खिलाफ, उसने बोला रुक जाओ मैं बताता हूँ। 1542। फिर रायसीन पे विजय प्राप्त की। 1543 में मुल्तान और सिंध पे विजय प्राप्त की। मारवाड़ और कलिंजर का युद्ध 1545 में शेरशाह सूरी, एक धमाका होता है और उसी धमाके में वो जो है घायल हो जाता है, और उसी के कारण वो, इसके बाद भी वो जीतता है। ऐसा नहीं कि वो यहाँ पर हार गया था, वो ये युद्ध भी वो जीता था। तो कलिंजर, बुंदेलखंड, और यहाँ पर 1545 में शेरशाह की मृत्यु होती है, लेकिन विजय तो वो यहाँ भी प्राप्त कर लेता है। हमें शेरशाह सूरी को क्यों पढ़ना है? हमें इसलिए पढ़ना है, हमको उसकी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए पढ़ना है।
तारीख शेरशाही अब्बास खान शेरवानी लिखते हैं और उसमें शेरशाह के इतिहास के बारे में लिखा है और जो विस्तृत जो एक विस्तृत लेख है प्रशासनिक व्यवस्था का वो हमें यहाँ पर दिखता है। पहली चीज़ तो ये थी कि जो बहुत ज़्यादा केंद्रित प्रशासन था, सब कुछ जो है वो शेरशाह की देखरेख में था। सारे आप ये कह सकते हैं कि हर प्रशासन के हर विभाग की डोर जो है वो शेरशाह के हाथ में थी। मंत्रियों का काम सिर्फ रोजमर्रा के काम करना था। मंत्री कुछ भी नया बदलाव नहीं कर सकते थे, कुछ भी नया लागू नहीं कर सकते थे। नया लागू करने का हक किसके पास था? शेरशाह के पास था। मतलब मुख्य शासक के अलावा कोई मंत्री की कोई अहमियत नहीं थी। जो थे बादशाह सलामत थे, बाकी सब ठीक है, मंत्री हो काम कर लो, लेकिन असल जो है वो हमारे हाथ में रहेगी। शेरशाह का दिमाग था ये। प्रभारी थे, कई कार्य प्रभारी थे, लेकिन फिर भी उनकी कोई अहमियत नहीं थी। वो जो भी करते थे वो सिर्फ वहाँ से जो ऊपर से हुक्म आता था। और वो कब? जब वो भाई साहब जो है इधर से उधर घूम रहा था। मतलब आप यहाँ पे देखो, रायसेन, मुल्तान, मारवाड़, कलिंजर, बंगाल, पंजाब, खोखर, सिंधु और झेलम नदी के उत्तरी क्षेत्र में इसने काम किया। मालवा, कन्नौज, सूरजगढ़, मतलब वो भारत भ्रमण कर रहा था, उत्तर भारत भ्रमण कर रहा था और बावजूद इसके उसने सत्ता की डोर अपने हाथ में संभाली। तो प्रशासन की डोर, सत्ता तो हटा दीजिए, प्रशासन की डोर जो है वो शेरशाह के हाथ में थी। उसके बाद केंद्रीय प्रशासन और 4 महत्वपूर्ण मंत्रियों को, उसमें भी उसने 4 महत्वपूर्ण मंत्रियों को जो है नियुक्त किया। दीवाने वजारत के पास वित्तीय विभाग, दीवाने आरएस जो कि सैन्य विभाग था, दीवाने रिसालत जो विदेशी, ये उल्टा है, ये एक सेकंड, ये एक्सचेंज कर लीजिएगा, ये इधर, ये दोनों इधर गलत लिखा हुआ है। दीवाने रिसालत जो है वो धार्मिक मामले, विदेशी मामले और न्यायपालिका था। और दीवाने इंशा जो है वो कह सकते हैं केंद्रीय सचिवालय था, जहाँ से सारा जो शाही आदेश होते थे, जो बादशाह के फरमान होते थे, वो सब का काम जो है दीवाने इंशा था। ये उल्टा लिखा गया कोई नहीं। प्रांतीय प्रशासन की यदि बात करें तो ये सवाल आ चुका है, ये सवाल पिछले से पिछले साल आया था और सिर्फ उन्होंने यही कहा था कि इनको आप जो है घटते, और ये घटते क्रम में पूछा था या बढ़ते क्रम में पूछा था वो जहन में नहीं, लेकिन यही बात आई थी। क्या किया उसने प्रांत जो पूरा शासन था उसको 47 अलग अलग इकाइयों में विभाजित कहा गया, जिसमें सरकार और सरकार का विभाजन था परगना में। और इसी में बहुत बच्चे कंफ्यूज हुए कि सर परगना ऊपर था कि सरकार ऊपर था। ये परगना का विभाजन था किसमें? सरकार का विभाजन था परगना में। जो आधिकारिक मामलों में जो मुंसिफ थे, मुख्य जो अधिकारी थे, उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मुंसिफ की। मुंसिफ जो है राजस्व संग्रह करते थे। अमीर जो थे वो नागरिक मामलों की सुनवाई करते थे। काजी या मीर अदल जो जज होते थे वो उसके अलावा मुकदमों की सुनवाई के लिए होते थे। और दोषियों को पकड़ना, मतलब जो एक वो था उसमें जो सरकार का जो सरकार के, या अगर परगना के लेवल पे हम बात करें, परगना के स्तर पे हम बात करें, तो जो परगना का मुखिया होता था उसने क्या किया? उसने बड़ा अच्छे से जो है शक्ति का और सत्ता का संतुलन बनाया। उसने एक ही लेवल पे, एक ही स्तर पे 2 अधिकारी जिनकी रैंक कहें तो वो एक थी, उनको जो है वो नियुक्त किया, ताकि जो स्थिरता है, ताकि जो सत्ता का संतुलन है, जो शक्ति का संतुलन है, जो वो बनाए रखें। होता क्या था? उसने परगना परगना के लेवल पे 2 अधिकारियों को नियुक्त किया। एक था शिकदार और दूसरा था मुंसिफ। जो इसकी वजह से क्या होता था कि ये दोनों आपस में एक दूसरे पे चेक भी रखते थे और ये दोनों आपस में कोई भी जो है सत्ता को, मतलब जो दिल्ली सल्तनत की गलतियां थी कि जो गवर्नर होता था वो अपने आप को क्या करता था, अपने आप को सत्ता कहे कि वो
तख्ता पलट करने की कोशिश करता था। ये दिल्ली सल्तनत में हमने बार बार देखा। शेरशाह सूरी ने ऐसा होने ही नहीं दिया। उसने एक ही लेवल पे 2 अधिकारी नियुक्त कर दिए सेम पावर के। उसने बोला आप करो, क्योंकि एक करेगा तो दूसरा राजा के पास जाएगा कि मालिक वो कर रहा है। तो परगना के लेवल पे, परगना के स्तर पे क्या था, शिकदार और मुंसिफ, ये परगना पे था। सरकार पे क्या किया, उच्च प्रशासनिक अधिकारी, शिकदार शिकदरान, मतलब जितने उसके एक सरकार में जितने परगना थे उन सब में जितने शिकदार थे उनका जो प्रमुख था, उनका जो मुखिया था, शिकदार शिकदरान, मतलब सारे शिकदरों के ऊपर बैठा हुआ, इसको आप समझ लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। और जो मुंसिफ थे वो उन सब का, ये जो यहाँ पे मुंसिफ थे परगना के स्तर पे, परगना के स्तर पे जो मुंसिफ थे वो, उनका जो मुखिया, जो सरकार के लेवल पे सारे परगना के जो मुंसिफों का जो मुखिया था वो कौन, मुंसिफ मुंसिफान। मुंसिफान जो है वो बहुवचन है, तो सारे मुंसिफानों का मुंसिफ। इस तरीके से उसने सत्ता का जो है परिवर्तन, सत्ता का जो है नियंत्रण और बना के रखा। ग्रामीण स्तर पे, ग्राम के स्तर पे, गांव के स्तर पे जमींदार और पंचायतों और जमींदारों को जो है वो हक दिया, और छोटे मोटे जो है वो वहीं पे निपट जाएंगे, आने की जरूरत नहीं है। लेकिन जमींदार जो भी इस तरीके का सज़ा देते थे, या पंचायतें जो भी सज़ाएं देती थी, पंचायतों के लिए ये ज़रूरी था कि वो उस सरकार के जो काजी है, वो जो सरकार के स्तर पर बैठा हुआ काजी है, उसको इस चीज़ की सूचना दें कि उन्होंने क्या सज़ाएं दी। खैर, उसके अलावा उसने जो सड़कों का जाल बिछाया, वो अपने आप में एक बहुत ही मतलब अद्भुत कहानी है। उसका जो विजन कह लीजिए, उसकी जो सोच थी वो ये थी कि बांग्लादेश के सोनार गांव से सिंधु नदी की किनारे तक एक सड़क, मतलब बंगाल से पेशावर को वो जोड़ना चाहता था। उसका ख्वाब था कि वो सोनार गांव, बंगाल का जो ये कोना है, और काबुल, इसको सड़क से जोड़े। कुछ ही हिस्सा इसका रिपेयर हुआ, कुछ ही बन पाया, कुछ जो है वो नहीं बना। और जो जिसको आज हम ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं, जीटी रोड, उत्तर प्रदेश में जो लोग रहते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल की तरफ से जो लोग रहते हैं दिल्ली तक, तो ये जीटी रोड अंग्रेज़ों के टाइम, इसका ये जो रोड है ये कलकत्ता से पेशावर तक रिपेयर हुआ, और आज़ादी के बाद ये यही वो रोड है जो वाघा बॉर्डर के उधर जाता है। तो ये इसीलिए कहा कि शेरशाह सूरी जो है वो महत्वपूर्ण है, इसी कारण से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा लाहौर और मुल्तान से आगरा की सड़क, जोधपुर, चित्तौड़ और गुजरात के बंदरगाहों को जोड़ा। उसके लिए अब बड़ी बड़ी मज़े की चीज़ थी, हर 8 कोस पे उसने क्या किया, अब ये सड़क बना दी। अब सड़क बनाने के लिए इसके, अब उस दौर में लूटपाट होती थी, सारी चीज़ें होती थी, उसका प्रशासनिक व्यवस्था ये थी कि हर 8 कोस पे एक चौकी बनाई, उसी चौकी से लगा हुआ एक सराय बनाया, ताकि जो मुसाफिर हैं, जो यात्री हैं, उनके लिए जगह मिले। इसीलिए आप यूपी, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के आसपास देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे, अब तो वो जगह बन गई हैं, या आप पुराने शहरों में देखेंगे तो मोहल्ले हो गए, खासतौर पर जहाँ से ये जीटी रोड गुजरा, अभी भी वहाँ ऐसे इलाके हैं जिनमें प्रीफिक्स में या सफिक्स में जो है वो सराय लगा होगा। वो शेरशाह सूरी, तो वो क्या होता था, 8-10 कोस पे एक सराय, उसी से लगी हुई एक चौकी, यहाँ पर हर 8 किलोमीटर पर उसने ये बनवाया। और उसने क्या कहना चाहिए, इस चौकी को ही इस्तेमाल किया डाक व्यवस्था के लिए। दिल्ली से कलकत्ता कोई चीज़ पहुंचनी है, मान लेते हैं, तो एक जो डाक रनर उस समय था, और इन सब का जो मुखिया था, इन सब का जो अधिकारी था, वो था दारोगा डाक चौकी। अब वो क्या करता था, जैसे ही दीवाने इंशा से कुछ निकला, वो दारोगा डाक चौकी तक पहुंचा, उसने वो डाक, तो वो एक सराय से, एक चौकी से दूसरी चौकी गया, वहाँ वो वाला जो कासिद है वो रुक जाएगा, वो अगले को फॉरवर्ड कर देगा, वो अगला उसे आगे वाली चौकी तक ले जाएगा। फिर वो, तो डाक व्यवस्था जो है बहुत सुचारू, और ये सुचारू रूप से चल रही थी।
एक का काम सिर्फ दो चौकियों के बीच होता था, इधर से उधर इधर से उधर, और यही वो कारण था जिससे ये जब भारत भ्रमण कर रहा था शेरशाह सूरी, इसको जो वहाँ हो रहा था, जो भी दिल्ली में हो रहा था या आगरा में हो रहा था, वो पता करना इसके लिए बहुत आसान था, क्योंकि जो संचार तंत्र था या जो डाक तंत्र था वो बहुत ही सुचारू रूप से उसने काम किया। अगर राजस्व और वित्त प्रशासन की बात करें तो दीवाने वजीर या वजीर जिसे हम कहते हैं, और वो उसके जो है वो जो मुख्य अधिकारी थे वो ये थे। उसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ कि राजस्व की गणना के लिए भूमियों को 3 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया, उसके बाद उन्हें सूचीबद्ध किया गया, और यहाँ पर जो भी राजस्व कर वसूला जा रहा था वो पहले से निर्धारित था, और इस बार जैसे बाकी आप पहले देखोगे दिल्ली सल्तनत में कि जो राजस्व कर वसूला जा रहा था वो अनाज के तौर पे वसूला जा रहा था, लेकिन यहाँ पर उसने कहा नहीं, ब्रिंग मी हार्ड कैश। अब यहाँ पर जो है राजस्व जो लिया गया, तो उसको उसके कहना चाहिए कि उसको भूमि का जो राजस्व था वो नकदी में लिया जाने लगा। दूसरा, उसको निर्धारित किया गया, ऐसा नहीं कि किसी को कुछ भी उठा के राजस्व दे दिया गया, नहीं, सबको निर्धारित किया गया। पट्टे, जो लोग कानून की पढ़ाई कर रहे हैं, लॉ कर रहे हैं, उनको पता होगा, या आप गांव में कि किसके पास ये पट्टा है, ये पट्टा मतलब एक ज़मीन का टुकड़ा, उसे कहा जाता था पट्टा। अब वो पट्टा जारी करने का आज भी जो पुराने जिनके पास लैंड रिकॉर्ड्स होंगे ना, उसमें पट्टा ही लिखा होगा, और ये अब भी यही चलता है। अब भी आप जो कानून पढ़ रहे हैं उनको देखोगे तो ये पट्टा चलता है, और पट्टे मतलब उनको दिया जाता था कि तुम इस पर कल्टीवेशन करो, तुम इस पर खेती किसानी करो, और इसके बदले तुम जो दोगे राजस्व के नाम पे उसे कहा जाएगा कबूलियत। हम तुमसे वो नहीं ले रहे हैं, हम तुमसे कर नहीं ले रहे हैं। जिनको पट्टा मिल रहा था उनको कर नहीं देना था, उनको कबूलियत देनी थी, ठीक है। उसके अलावा अकाल राहत कोष की स्थापना की, जैसे आज के समय पे है प्रधानमंत्री क्या होता है वो, प्रधानमंत्री राहत कोष, उस तरीके का एक राहत कोष जो है इसने स्थापित किया, और हर किसी से क्या कहा कि 2.5 सेर प्रति बीघा, ढाई सेर प्रति बीघा जो है किसान से लिया जाने लगा कि ये आप दो, ये आपके राहत कोष में जाएगा, और जब यदि कभी अकाल पड़ेगा तो आपको इसी में से मिलेगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा सोने चांदी तांबे के सिक्कों का मानकीकरण किया, मतलब स्टैंडर्डाइजेशन किया, और पूरे जो कहना चाहिए कि इलाका था, मतलब जो भी उसका साम्राज्य था, जो भी उसका जहाँ उसका शासन था, वहाँ पर जो वो रखे गए, जो माप रखे गए, जो वज़न रखे गए, उनको भी मानक वज़न, मतलब सबको एक ही तरीके से किया गया। तो यहाँ पर जिसको हम कहते हैं ना कि मुद्रा का, वज़न का और माप का, इन तीनों का मानकीकरण करने का काम किसने किया? शेरशाह ने किया। ये जो है, इसी ने जो है रुपया, अब यहाँ पर इसी के समय जो शब्द है ना रुपया, वो यही निकल के आता है। कमेंट में लिखिएगा कि किन किन देशों की मुद्रा जो है वो रुपया है। जनरल नॉलेज। 2 बार कर वसूलने का काम, एक बार जब उसके राज्य में कोई वस्तु जो है वो आ रही है, और दूसरी बार जब उसकी बिक्री हो रही है। आज भी यही होता है ना कि जब कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है, कब? जब एंटर होता है, कोई भी चीज़ इंपोर्ट कराओ, कोई भी चीज़ का आयात कराओ, तो आपको जो है, और फिर उसके बाद जीएसटी देना, जब वो एंटर होता है तो उसको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है, जब वो सेल होता है तो उसको जीएसटी देनी पड़ती है। चीज़ यहाँ से शुरुआत हुई 2 बार कर लेने की।
उसके पास एक बड़ी सेना थी, जाहिर सी बात है, जो इतनी जंग लड़ रहा था उसके पास तो एक बड़ी अच्छी आर्मी होगी। और जो पहले कबीले के कबीले जो है वो सैन्य में भर्ती हो लेते थे, ऐसा नहीं था। अब हर व्यक्ति का जो है एक तरीके से निरीक्षण होगा, उसके बाद ही उसे सेना में भर्ती किया गया। उसके अलावा जो दाग और चेहरा जो किसी दौर में सल्तनत के दौर में चलता था, वो उसने दोबारा से शुरुआत की। यहाँ पर दाग का नाम तो दाग ही था, लेकिन चेहरा का नाम बदल के अब हुलिया हो जाता। क्या हुलिया बना रखा है, तो उसका हुलिया कैसा था? अभी भी आप कभी जाओ पुलिस प्रशासन में, पुलिस में कंप्लेंट करने जाओ, बोलोगे मुझे चोरी हो गई, और चोर को देखा, उसका हुलिया कैसा था? हुलिया शब्द जो है वो यहाँ से आता है प्रशासन में। और हमेशा उसने हर वो काम किया जिससे उसकी सेना जो है वो सबसे वो रहे। सड़कों का जो है उसने जाल बिछाया, और जो उसका सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खूबसूरत जो उसने वास्तुकला में जो उसका योगदान था, सबसे खूबसूरत योगदान था उसका खुद का मकबरा। उसका खुद का मकबरा जो है कंप्लीट तो उसको उसके बेटे ने कराया, लेकिन यहाँ पर जो है, और सासाराम में जो मकबरा है ना शेरशाह का, उसको भारतीय वास्तुकला में सबसे उत्कृष्ट कृतियों में से एक माना जाता है। पद्मावत इसी मलिक मोहम्मद जैसी ने इसी दौर में लिखी, तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन ये सारी कहानी जो घटी, ये 5 साल में घटी। अब आप खुद सोचिए कि इसका ये क्यों मैंने कहा कि भारत का इतिहास जो है वो ने इसके साथ नाइंसाफ़ी की, इसीलिए की क्योंकि इतना कुछ इसने करा, और ये सिर्फ 5 साल में करा। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको मतलब आसानी से हजम ना होने वाली बात है। खैर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, एंड हियर स्टार्ट्स द मूवी जोधा अकबर। अब अकबर की कहानी, अब हुआ क्या, 5 साल के बाद शेरशाह सूरी को जो है उसके बेटे इस्लाम शाह ने उसका उत्तराधिकारी बना, और उसके बाद शासन किया। अकबर हुमायूं जो है तब तक अपने आप को वापस लेके आता है, सब वो जीतता हुआ आता है, और वो इस्लाम शाह को हराता है। 1555 में वो दिल्ली वापस लेता है, मतलब जो भी मुगल साम्राज्य, भाइयों भाइयों को सबको डील कर लेता है, वो सबको हटाता है, अब नहीं छोड़ना है। और उसके बाद वो जो है यहाँ पर मुगल साम्राज्य को वापस स्थापित करता है। 1 साल के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद फिर वही होता है जो बाबर के साथ हुआ। बाबर की उम्र 12 साल थी जब वो फरगाना का शासक बना, हादसे में पिता की मृत्यु। अकबर की उम्र 13 साल थी जब उसके पास गद्दी आई, हादसे में उसके पिता की मृत्यु हुई। और 15 अक्टूबर 1542 को हमीदा बानो बेगम और हुमायूं के घर जन्मा ये बालक, एक राजपूत किले में जिसका जन्म हुआ, और राणा प्रसाद की शरण में थे हमीदा बानो बेगम, क्योंकि हुमायूं तो भटक रहा था ना, 1542 में तो हुमायूं भटक रहा था, उसके पास कुछ नहीं था। उसने अपनी बीवी को, जो गर्भवती बीवी थी, उसको छोड़ा, और फिर वो इधर उधर पहुंचा, सब कुछ करा। तो इस समय तो वो, खैर इस समय उसकी जो परवरिश थी अकबर की, वो उसके चाचा चाची ने काबुल में की। और वो जब दिल्ली में जब उसने अपने पिता का उत्तर, मतलब सबको ये लग रहा था कि हुमायूं के बाद उसके भाइयों का कब्जा होगा, लेकिन अकबर के साथ थे बैरम खान। अब ये बैरम खान बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। बैरम खान का ये मानना था, मतलब तब वो एक तरीके से ये जो भी कहना चाहिए कि वफादार होते थे, वो ये इस चीज़ का ख्याल रखते थे कि राजगद्दी पे हमेशा से कोई शाही ख़ानदान का जो असल उत्तराधिकारी वही बैठे। तो अकबर के साथ बैरम खान थे। जैसे ही अकबर की स्थिति जो है वो थोड़ी सी नाजुक होती है 1556 में हुमायूं की मृत्यु के बाद, वैसे ही हेमू जो है हमला करता है, और फिर होता है पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में। 1556 पानीपत का दूसरा युद्ध। मध्य भारत के इतिहास की कहानी सिर्फ इतनी सी है कि वो कहानी है तराई से प्लासी की पानीपत होते हुए।
यही है मध्य भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास। ये लड़ाई थी तराई से प्लासी की का जर्नी है, एक यात्रा है जहां आप तराई से शुरू करते हैं और पानीपत होते हुए कहाँ पहुंचते हैं, प्लासी। कैसे? इसको यहाँ लिखे, हाँ यहाँ लिख लेते हैं, जगह भी है। क्यों सर? तराई एक कब? 1191, तराई 2 1192। यहाँ क्या हुआ? दिल्ली सल्तनत। पानीपत 1, तो यहाँ से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। पानीपत 1 मुगल शासन, और पानीपत 2 के बाद मुगल साम्राज्य, ठीक है, और फिर प्लासी 1757। क्या ये कब? 1526। ये कब? 1556। तो यही तो है मध्यकालीन भारत का इतिहास, और क्या है। और अगर आपको इसको समझना है, एक और चीज कि मध्यकालीन भारत के इतिहास की कहानी सिर्फ इतनी है कि ये सत्ता का नियंत्रण का खेल था। कभी जो राजशाही थी, कभी जो बादशाह है या जो राजा है, जो शासक है, वो उसका पलड़ा भारी होता था, और जो उसके वजीर होते थे, जो उसके अधिकारी होते थे, उनका पलड़ा जो है हल्का हो जाता था। कभी उल्टा हो रहा था, और यही कहानियां आप बार बार यहाँ पर देखोगे। अकबर को अब क्या हुआ कि 1556 में दूसरी पानीपत की लड़ाई में अकबर ने हेमू को हराया, और यहाँ से जो है मुगल जो है स्थापित हो जाते हैं। अब जब तक अंग्रेज नहीं हटाएंगे तब तक के लिए। पहले 5 साल में अकबर जो है बैरम खान ने एक संरक्षक के तौर पे उनका साथ दिया, लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब बैरम खान जो है वो ज़्यादा अकबर को डोमिनेट करने लगे, तो अकबर ने बोला, खान बाबा बोले तुम्हारा टाइम हो गया, अब जाओ यहाँ से, तुम जाओ, दीन धर्म का काम करो, यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं, अब मैं अपने फैसले, अब मैं आत्मनिर्भर हूँ, अब मैं अपने जो है निर्णय खुद ले सकता हूँ। लेकिन वो जा रहे थे बैरम खान, और उनको रास्ते में किसी ने मार दिया। खैर हटाओ। अकबर की सैन्य जो है वो बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि, अब ये देखिए कि ये जो आपको लाइन दिख रही है ना, ये नर्मदा और थोड़ा सा ये हिस्सा वो है जो अकबर के समय था। और ये दक्कन का इलाका, ये जो पूरा आपको नीला इलाका दिख रहा है, ये पूरा इलाका वो था जो औरंगजेब के समय था। ये अकबर, ये 1605 अकबर की मृत्यु, 1707 औरंगजेब की मृत्यु, और इस समय आप देखिए क्या फर्क था। ये इतना बड़ा राजनीतिक एकीकरण और कहीं नहीं। अकबर को क्यों महान कहा जाता है? मैं हमेशा इस कहता हूं कि अकबर का साम्राज्य छोटा था, औरंगजेब का बड़ा था, बावजूद इसके अकबर को जो है एक सकारात्मक तौर पे इतिहास देखता है, औरंगजेब को नहीं देखता। उसका कारण था सहिष्णुता, उसका कारण था जो एक धर्मनिरपेक्ष छवि अकबर ने अपनी बनाई। और यहीं पर हम देखते हैं कि राजपूत, अकबर को उसकी राजपूत नीति के लिए जाना जाता है। अकबर का विवाह जो है राजा भारमल की बेटी से हुआ, नाम को लेके मुझे कोई बहस नहीं करनी। उसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि अगले 4 पीढ़ियों के लिए अकबर ने पूछा, क्योंकि अकबर को दरअसल इशू क्या था, ये तो यहाँ तो कंट्रोल था, उन्हें चाहिए था इसका कंट्रोल, इस रास्ते का कंट्रोल। दिल्ली से ये जो बंदरगाह है, इन गुजरात का जो तट है, उसका जो है उसको वो चाहिए था, क्योंकि वहाँ से व्यापार होना था। लेकिन इस रास्ते में क्या पढ़ रहे थे? इस रास्ते में पढ़ रहे थे राजपूत। अकबर ने पूछा, राजपूत का प्रॉब्लम क्या है, मतलब क्यों हम उनसे लड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं? बोले सर दे आर वेरी रिस्पेक्टेबल पीपल, बड़े ही मान सम्मान वाले लोग हैं। तो बोले सम्मान दे दो, प्रॉब्लम क्या है? राजा मान सिंह, गवर्नर ऑफ काबुल। अकबर कहता था कि हर जंग को ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ तलवार से लड़ के जीता जाए। जंग लड़ने के लिए आप इस तरीके के फैसले भी ले सकते हैं, सीखने वाली चीज़ है।
सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा जो है मनसब इनके पास थे राजा मान सिंह के पास, राजा भगवान दास के पास। अकबर ने कहा सम्मान बिल्कुल मिलेगा। और इसने, इस नीति ने, अब इसके आप जो मतलब निकालना चाहे निकालें, लेकिन इस नीति ने उस दौर के जो सबसे बहादुर योद्धा थे राजपूत, वह मुगल्स के साथ हो गए, वो मुगल गए। और अकबर ने इसके, इसी के दम पे आप देखोगे कि अकबर का एक बहुत बड़ा जो एक सैन्य जो उसने जो जो विस्तार किया, वो इसी वजह से किया क्योंकि राजपूतों का साथ था। खैर, मोस्टली जो है राजपूत अकबर के आगे, अकबर के साथ जो है वो हो गए थे। लेकिन लेकिन बहुत सारे, एक राजपूत घराना या एक राजपूत राजपूताना का एक ऐसा राज्य था जिसने अकबर के आगे आत्मसमर्पण नहीं किया, और वो था मेवाड़। अब मेवाड़ में सबसे जो प्रसिद्ध युद्ध 1576 हल्दी घाटी का, तो वहाँ राणा प्रताप का जो है सामना अकबर से होता है। लेकिन यहाँ बड़ी मज़े की चीज़ है, अकबर की तरफ से जो सेना का नेतृत्व कर रहे थे वो थे राजा मान सिंह। मतलब हल्दी घाटी में राजा मान सिंह अकबर के लिए राणा प्रताप से लड़ रहे थे। और राणा प्रताप की जो सबसे खतरनाक या सबसे काबिल कह सकते हैं, सबसे खतरनाक टुकड़ी जो थी सेना की, उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? उसका नेतृत्व कर रहा था हकीम खान सूर। तो हकीम खान सूर अकबर के खिलाफ लड़ रहा था राणा प्रताप के लिए, राजा मान सिंह लड़ रहे थे इधर अकबर के लिए। और अकबर की जो राजपूत नीति थी उसका जो है प्रभाव ये भी दिखता है कि बहुत सारे जो ऐसे कर थे, जैसे जजिया था या तीर्थ यात्रा कर था, ये सारे कर ख़त्म कर दिए जाते। तो एक धर्मनिरपेक्ष शासन जो है, वो धार्मिक नीति जो है वो हमें दिखता है। 1562 में अकबर ने जजिया ख़त्म किया। अकबर ने जिन राजपूतों से, राजपूत राजकुमारियों से विवाह किया था, उन सबको उसने कोई धर्म परिवर्तन नहीं कराया। उसने कहा कि नहीं, मुग़ल किले में जो है मंदिर स्थापित होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हर किसी को उसने अपने धर्म को, मतलब उसने ये नहीं किया कि धर्म परिवर्तन या ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके अलावा उसने जो अपनी नई राजधानी बनाई फतेहपुर सीकरी, उसमें उसने इबादत खाना बनाया। और इस इबादत खाने में उसने जितने भी अलग अलग धर्मों के जो कहना चाहिए कि धर्मगुरु थे और जो भी उसके विद्वान थे, उन सबको आमंत्रित किया। और उन सबको आमंत्रित करके वो एक तरीके से एक क्या कहना चाहिए, इसको अंग्रेजी में कहता है ना, कंपैरेटिव रिलीजियस स्टडीज़, ये वो कर रहा था। और इसने यहीं इसी के बाद जो है कि उसने एक और चीज़ की कि उसने कहा कि ये जो मुस्लिम उलमा हैं, इनका किसी भी तरीके का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैंने हमेशा कहा कि जब भी धर्म और राजनीति को मिलाएंगे तबाही आएगी। अकबर ने बहुत खूबसूरती से धर्म और राजनीति को अलग कर दिया। शासन अलग है, धर्म अलग है, और अकबर ने इस चीज़ को बहुत ही खूबसूरती से किया। इसीलिए अकबर ने 1579 में जो है उसने फरमान जारी किया और सारी शक्तियों को अपने पास कहा। और यहीं पर जो है 1582 में एक उसने क्या किया, जब ये सभी धर्मों का अध्ययन कर रहा था, तो वहाँ पर उसने क्या कि सभी धर्मों से अच्छी अच्छी चीज़ ली और एक नया धर्म शुरू कर दिया। उसने कहा दीन इलाही। और इसके बाद जो है 1582 में, और जबकि ये कोई ज़्यादा कामयाब नहीं था, ये फेल कर जाता है, लेकिन फिर भी 1582 दीन इलाही। और सामाजिक सुधार की यदि हम बात करें तो अकबर के समय में काफ़ी इन सामाजिक सुधारों पे भी जो है वो काम हुआ। जैसे कि जब हम सती प्रथा की बात करते हैं तो 1829 का जो कानून है उसको जो है श्रेय देते हैं। लेकिन उससे पहले भी सती प्रथा को अकबर ने बड़े अच्छे से, अकबर ने सती प्रथा के ऊपर रोक लगाने की भी कोशिश की, लेकिन
साथ ही साथ उसने हिंदू धर्म इस तरीके से किया कि वो धर्म के अंदर हस्तक्षेप नहीं लगा। अंग्रेज़ों ने जब किया तो वो सीधा ऐसा लग रहा था कि धर्म में हस्तक्षेप हो रहा है। खैर, उसने 1590 में एक फरमान भी पारित किया कि किसी भी महिला को उसके विरुद्ध नहीं, उसकी इच्छा के विरुद्ध नहीं जलाया जा सकता। उसके अलावा उसने विशेष अधिकारी जो है वो नियुक्त किए जो ये तय करते थे कि ये जो फरमान है इसका वो पालन हो। दहेज प्रथा के वो खिलाफ था और उसने इस दहेज प्रणाली को भी जो है अस्वीकार किया। उसके अलावा बाल विवाह को रोकने के लिए उसने कई निर्णय लिए और इस नीति ने इस तरीके की सामाजिक और राजनीतिक सुधार की धार्मिक सुधार की जो नीतियां थीं, सामाजिक और धार्मिक सुधार की जो नीतियां थी, उससे मुगल राजपूत संबंध जो है वो बेहतर हुए और ये दोनों के लिए फायदेमंद रहा। अकबर को धार्मिक अध्ययन करने का उसका बड़ा एक विशेष रुचि थी और इसलिए उसने जितने भी धर्म ग्रंथ थे उसका फारसी में जो है अनुवाद कराया और उसके बाद ख़ास तौर पर इस काम के लिए उसने एक विभाग ही अलग कर दिया, अनुवादक विभाग ही उसने अलग कर दिया। सैन्य विजयों की यदि बात करें तो गोंडवाना पे कब्ज़ा किया, गुजरात, उड़ीसा, बंगाल, काबुल। और गुजरात के लिए एक ये सवाल आ चुका है, ये भी सवाल आया था कि जब गुजरात पे अकबर ने विजय प्राप्त की तो क्या हुआ। गुजरात में जब अकबर ने विजय प्राप्त की तो क्योंकि ये हुमायूं के बाद कोई नहीं कर पाया था। हुमायूं के बाद शेरशाह सूरी ने कोशिश की, गुजरात ख़ास तौर पे उससे बाहर रहा। उसके बाद अकबर ने भी काफ़ी कोशिश की और जब ये नहीं हुआ तो ये बुलंद दरवाज़ा जो है और बल्कि पूरी जो राजधानी है, जब उसने मुज़फ़्फ़र शाह को हराया गुजरात के, तब उसने ये नई राजधानी फतेहपुर सीकरी बनाई और वहाँ पर गुजरात विजय के गुजरात की विजय को याद करने के लिए उसने बुलंद दरवाज़े का भी निर्माण किया। उसके अलावा उड़ीसा, बंगाल, काबुल, कश्मीर सबको जो है उसने ख़त्म किया और कश्मीर जीता। दक्षिण भारत की यदि हम विजय की बात करें तो अहमदनगर, क्योंकि ये कौन से थे, ये वो बहामनी जो राज्य थे वो अहमदनगर, गोलकोंडा, बीजापुर, इन सबको भेजा। खानदेश छोड़कर सभी ने उसको अस्वीकार किया और बाद में जो है 1595 में जो है अहमदनगर की शासक चांद बीबी ने, खैर वो हार गई लेकिन लड़ाई लड़ी, तो अकबर ने काफ़ी कुछ जो है जो राजनीतिक एकीकरण जिसकी हम बात करते हैं वो किया। अब वो युद्ध से किया हो कि वो विवाह नीति से किया हो, वो एक अलग विषय है, लेकिन अकबर के समय पे ये राजनीतिक जो एकीकरण है वो हुआ। प्रशासन की यदि बात करें तो हम 4 हिस्सों में इसको पढ़ सकते हैं। एक तो केंद्रीकृत सरकार थी, जो केंद्र सरकार थी उसकी या केंद्र शासन जो था उसकी, एक राज्य या प्रांतीय शासन जो था, फिर सैन्य विभाग और वित्तीय विभाग। यहाँ पर अकबर के अधीन जितने सब कार्यालय थे, जैसा शेरशाह सूरी का कहा यही जाता है और है भी यही कि अकबर ने शेरशाह सूरी का जो शासन था, जो शेरशाह सूरी का शासन था या जो उसकी प्रशासनिक व्यवस्था थी, उसको हूबहू जो है नकल करने की कोशिश की। और इसी तरीके से आप देखते हैं कि यहाँ पर जो केंद्रीय शासन था, जो मुख्य शासन था, वो सारा जो है वो अकबर के ही हाथों से थे और उसने भी कुछ हद तक विकेंद्रीकरण किया था, कुछ हद तक जो है उसने काम बांटे। जैसे वकील जो मुख्य सलाहकार था, प्रशासन का नेतृत्व करता था, 2 श्रेणी के दीवान, मनसबदार और मीर बख्शी जो है वरिष्ठ अधिकारियों का भुगतान करता था। वित्त नियंत्रण जो है वो मनसबदार के हाथ में होता था। सदर जो है वो मुख्य धार्मिक सलाहकार, सदर जो है वो मुख्य धार्मिक सलाहकार। उसके अलावा खान सामान जो कि शाही भंडार का अधिकारी था वो। मुहातिब जो है नैतिकता और जो इस्लामिक नैतिकता का की जो भी शासन प्रशासन हो रहा है उसमें जो इस्लामी जो नैतिकता है, जो संस्कृति है, उसको
माना जा रहा है कि नहीं माना जा रहा है। उसके अलावा कोतवाल खुफिया तंत्र और डाक विभाग, इन सब का प्रमुख कोतवाल। आज भी कोतवाल का जो दफ्तर है, आज भी जो पुराने शहर होंगे आज भी वहाँ पे कोतवाली है। जो मुख्य थाना है उसे मुख्य कोतवाली या इस तरीके से कहा जाता है। कोतवाल शब्द यहाँ से आता है। प्रांतीय प्रशासन की यदि बात करें तो अकबर के समय 15 सूबा थे, 15 सूबे थे। 15 सूबे कौन कौन से थे? इलाहाबाद, आगरा, अवध, अजमेर, अहमदाबाद, बिहार, बंगाल, दिल्ली, काबुल, लाहौर, मुल्तान, मलका, खानदेश, बेरार और अहमदनगर। ये 15 जो है सूबे हुआ करते थे अकबर के दौर में। एक सूबे का जो मुखिया होता था, सूबे का जो अधिकारी होता था वो सूबेदार होता था। उसके बाद जो है वो उसके नीचे जो है वो दीवान, जो कि वित्त और विधेयकों का मामलों का देखना जिसका काम था, और प्रांतीय अधिकारियों का भुगतान, जो तनख्वाह होती थी वो। फिर काजी होता था, ये राज्य स्तर पे, ये प्रांतीय स्तर पे जो है काजी होता था, स्थानीय न्यायाधीश होता था। उसके अलावा कोतवाल कानून व्यवस्था, नाम से ही पता चल रहा है। मीर बख्शी स्थानीय कर, लोकल टैक्सेस और राज्य कल्याण के लिए राजस्व संग्रह। उसके अलावा वक्र नाविस था, गुप्तचर सेवाओं का। सद्र, जो राज्य स्तर के, सद्र मतलब हेड, जो राज्य स्तर के मामले होते थे उन सब का इंचार्ज जो है, उन सब का अधिकारी। सैन्य प्रशासन की बात करें तो यहाँ पर अकबर की मनसबदारी प्रणाली को समझना पड़ेगा। मनसब का मतलब होता था एक तरीके की रैंक। मनसब का क्या मतलब होता था? मनसब का मतलब होता था एक तरीके की रैंक। अब इस रैंक में क्या होता था कि जितनी आपकी मनसब है, जितना भी आपका मनसब है, उतना आपको जो है उतनी आपकी तनख्वाह भी होगी, और उतना ही, जैसे आज के समय पे आप जब पुलिस में चले जाएंगे तो आप वहाँ देखेंगे कि आपको रैंक मिलेगी, आपके कंधे पे सितारे होंगे। वही उसी तरीके का एक व्यवस्था जो है यहाँ पर जो है वो थी, जहाँ 5000 तक जो है मनसब मिलते थे। राजा मान सिंह को 7000 मनसब मिले हुए थे। तो जो शाही होते थे उनके मनसब जो है वो ज़्यादा होता था, और इनको 2 हिस्सों में बांटा गया, ज़ात और सवार। ज़ात का मतलब व्यक्तिगत होता था, कि उसकी व्यक्तिगत स्थिति को बताता था, उसकी व्यक्तिगत स्थिति को निर्धारित करता था। और सवार उन घुड़सवारों की संख्या होती थी जिसका रखरखाव जो है वो उसको करना होता था। हर जो कहना चाहिए घुड़सवार होते थे उसको कम से कम जो है 2 घोड़े का रखरखाव करना पड़ता था। ये सारे मनसब देने का काम, ये सारा, जैसे IAS क्या है? ऑल इंडिया सर्विस है, अखिल भारतीय सेवा है, वैसे ही यहाँ पर मनसब को देने का काम जो है वो किसका था? वो सिर्फ राजा के हाथ में था। यहाँ पर आप देखोगे कि मनसबदारों के अधीन जितनी सेना होती थी, जो भी उनके घुड़सवार जो होते थे, उनको उसकी ऐसा नहीं था कि उनको अगर मनसबदारों को जो है सेना रखनी है तो कोई कैसे भी रख सकता है। यहाँ पर क्या हुआ कि जो मनसबदार होता था उसकी जिम्मेदारी होती थी कि वो ये तय करे कि जो सैन्य है, जो सैनिक हैं, उनको समय पे वेतन मिल रहा है, जो घायल सैनिक हैं उनका इलाज, उनकी सुरक्षा जो है ठीक है। आज भी घायल सैनिक जो है वो आर्मी हॉस्पिटल में जाते हैं। उसके अलावा जो कर मुक्त राशन है, कर मुक्त राशन आज भी आर्मी कैंटीन में आप देखिए, जो सैनिक होते हैं उनको कर मुक्त राशन दिया जाता है। और जो भी हमारे वीरता पुरस्कार होते हैं आज के समय पे, उसमें क्या होता है, जो CO होता है, जो कमांडिंग ऑफिसर होता है, वो आगे रेकमेंड करता है, तब जाके वीरता जो है पुरस्कार के लिए किसी को जो है उसका नाम जो है पुरस्कृत मिलता है। यहाँ पर भी यही था कि जब तक मनसबदार नहीं कहेगा, जब तक उस सैन्य का जो अधिकारी है वो नहीं कहेगा, वीरता पुरस्कार हो, स्वास्थ्य जांच हो, सब चीज़ों की जिम्मेदारी यहाँ दी। और यही एक कहते हैं ना, वो जो रेजिमेंट वाला कंसेप्ट है वो यहाँ से निकल के आता है। एक रेजिमेंट मतलब एक मनसब के पास, किसी के पास 5000 सैनिक हैं, राजा मान सिंह के पास 7000 सैनिक थे। तो वो उतने लोगों का रखरखाव और उनके सारी चीज़ों को देखना, ये उनका काम था। और ये कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि इसी को आगे चल के जो है ये आपको आज भी आधुनिक भारत में भी इस चीज़ के पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ इसके तरीके मिलते हैं।
वित्त प्रशासन की बात करें तो यहाँ से सवाल आने की संभावना है कि भूमि को जो है 4 प्रभागों में 4 तरीकों से वर्गीकृत किया गया। पोलज, परौती, छाछर और बंजर। पोलज कौन था? जो पूरे समृद्ध फसल देती थी, जिसको जो है साल भर जिस पे खेती की जा सकती थी। उसके अलावा परौती वो भूमि होती थी जिसको खोई हुई उर्वरता को पुनः प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता था, उसको लगभग 2 वर्षों तक, एक कटाई के बाद 2 वर्षों के लिए खाली, फिर छाछर, उसके लिए 3 से 4 साल, 4-5 साल तक जो है खाली छोड़ना पड़ता था। और बंजर वो भूमि जो खेती योग्य नहीं थी। और जो कर था वो कितना था? वो 1/3 था। सबको किसानों को मुआवजा दिया जाता था। बाढ़ और सूखा या अकाल के समय उनको मुआवजा दिया जाता था। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान प्रधानमंत्री राहत कोष, वही चीज़ जो कमोबेश जो शेरशाह सूरी के दौर में था, वही आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर अकबर के प्रशासन की यदि बात करें तो 9 लोग, जिसमें राजा टोडरमल के दौरान जो दहसाला, एक तो उन्होंने मानक भार और माप, वही चीज़ जो उन्होंने रखी किसके समय, शेरशाह सूरी के समय, वो यहाँ पर भी दिखती है, मुगल प्रशासन में भी दिखती है। उसके अलावा पटवारी के द्वारा रख रखाव, आज भी पटवारी ही सारा जो है, जितना भी आप राजस्व का जो रख रखाव है, चाहे वो भूमि सर्वेक्षण हो, राजस्व सर्वेक्षण हो, सारा रिकॉर्ड किसके पास है? सारा लैंड रिकॉर्ड पटवारी के पास होता है। गांव के जो लोग ग्रामीण इलाकों से आते हैं वो जानते हैं कि पटवारी से ज़्यादा पावरफुल कोई नहीं है ग्रामीण लेवल पे, उसके पास सारा लैंड रिकॉर्ड है। राजा टोडरमल के समय से चला आ रहा है। यही अंग्रेज़ों ने इसी को अंग्रेज़ों ने अडॉप्ट किया। इसी को जो है भारत सरकार, जब आज़ाद हिंदुस्तान की हम बात करते हैं, स्वतंत्र भारत की हम बात करते हैं, वहाँ भी यही प्रणाली है, राजा टोडरमल। उसके अलावा अब्दुल रहीम खान खाना बैरम खान के पुत्र, और इनके बारे में अगर हम देखें तो बहुत सारी पुस्तकों का इन्होंने अनुवाद किया, और बाबरनामा को तुर्की से फारसी में अनुवाद करने का काम। उसके अलावा अकबर के सलाहकार मुल्ला दो प्याज़ा, फ़कीर रज़ियुद्दीन, ये भी सूफ़ी फ़कीर थे, अकबर के सलाहकार थे। तानसेन, रामतनु नाम था, और शुरुआत में ये स्वामी हरिदास के शिष्य थे, और बाद में हज़रत मोहम्मद गौस से उन्होंने संगीत सीखा। संगीतकार थे। महाकाव्य, गणेश स्तोत्र और संगीत सार, ये 2 उन्होंने शास्त्रीय संगीत पे किताबें लिखी। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपके एग्ज़ाम में आ सकती है। उसके बाद अबुल फजल आइन अकबरी, और बाइबल का जो है उन्होंने फ़ारसी अनुवाद किया। उसके अलावा फैज़ी, ये अकबर के नवरत्न, ये शाही कवि थे। ये मलिकुश-शुरा उस दौर में जो शाही कवि, जो मेन शायर होता था ना, उसको कहा जाता था। लीलावती, जो गणित में संस्कृत पे काम था, उसका उन्होंने फ़ारसी अनुवाद किया। फ़ारसी उस वक्त की ज़बान थी। फिर बीरबल, विदूषक अकबर के दरबार में, और असल नाम महेश दास, बीरबल नाम अकबर ने दिया था। और एक हाँ, मतलब ये आपको कि वो विदूषक अपनी जगह है, लेकिन ही वॉज वो संस्कृत और फारसी और हिंदी भाषा में पारंगत थे। इसके अलावा वो एक गायक भी थे, कवि भी थे। तो बीरबल के बारे में जो चीज़ें हैं, उसके अलावा भी ये कई बार इस तरीके के स्टेटमेंट्स आ जाते हैं जो अमूमन गलत हो जाते हैं। खैर, अकबर की मृत्यु होती है 1605 में, और फिर शहजादा सलीम जो हैं जहांगीर के उपाधि के साथ जो है वो मुग़ल शासन की, इसके बारे में कुछ याद नहीं रखना है। जहांगीर की सिर्फ 2 चीज़ें ध्यान रखनी, वो अकबर का बेटा था, और दूसरा ये जो उसने अंग्रेज़ों को, जो आपने आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ा होगा कि जो उसने अंग्रेज़ों को जो व्यापार करने की अनुमति दी, यही उसके बारे में उसको याद रखना है।
और लेकिन इसके अंदर भी एक अच्छी चीज़ थी, मतलब पहली बार जब हुआ हमने ये उसमें देखा था, पिछली बार जो हमने जो विदेशी यात्रियों वाला जो वीडियो किया था वो भी है, उसमें आप देखिएगा। खैर, कश्मीर में मृत्यु होती है, इसके वही मैंने कहा कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इसका जो अंग्रेज़ों के साथ जो इसने अनुमति दी और उससे एक नई कहानी भारत के इतिहास में शुरू होती है, उसका ध्यान रखना है। बाकी इसने कुछ भी ऐसा नहीं किया। अकबर ने इतना कुछ कर दिया था कि इसको शाहजहाँ को कुछ बर्बाद करने के अलावा कुछ था ही नहीं। मतलब इतना पैसा आ गया कि अब क्या करें, और बर्बाद करते हैं, इनके साथ ये चल रहा था। खैर, कश्मीर में मृत्यु हो जाती, स्वास्थ्य के लिए वो गए थे कि फिर से कुछ जवान ववान हो जाएंगे, ऐसा कुछ हुआ नहीं और वहीं कश्मीर में इनकी मृत्यु हो गई। फिर 1627 से 58, खुर्रम, 58-53 अलग अलग डेट्स हैं। शाहजहां अब शाहजहां जो है माना यह जाता है कि शाहजहां ने अपने भाइयों से लड़ाई की, माना नहीं जाता है, शाहजहां ने एक्चुअल में अपने भाइयों से लड़ाई की और वो राजा बना, क्योंकि जहाँ ये जो है ये तीसरे नंबर पे था। और जितने भी जैसे ही जहांगीर की मृत्यु होती है, जैसे उसे पता चलता है कि जहांगीर जो है कश्मीर में ही जन्नत को चलेगा, तो वो सबसे पहले अपने जितने प्रतिद्वंदी थे उनको हटाता है। और उसके बाद जो है वो 1628 में उसकी ताजपोशी होती है। और इसका जो दौर है ये मुग़ल वास्तुकला का स्वर्णिम दौर माना जाता है। और अपने भाइयों को, शहरयार को और बाकी सबको जो है मारता है। और ये जो सत्ता की लड़ाई थी ना, यही मुग़लों के पतन का कारण बना। मुग़लों में ज्येष्ठाधिकार का नियम नहीं है। ज्येष्ठाधिकार का नियम यानी कि पिता के बाद जो बड़ा पुत्र है वो ही राजा बनेगा। मुग़लों में कोई भी नियम तय ही नहीं था उत्तराधिकारी चुनने का। जैसे यदि आप इस समय देखें तो जो ब्रिटेन का जो राज परिवार है वहाँ पर इस नियम को जो है माना जाता है, ज्येष्ठाधिकार का नियम। मतलब अभी ही वो तय कर लिया जाएगा। जैसे मान लो कि इसको ऐसे देखते हैं, जैसे ये है शाहजहां है, मतलब ए है, ए राजा है, ए के 2 बेटे बी और सी, और बी के 3 बेटे यानी कि सी डी ई एफ, और इसके 3 बेटे जी एच आई, ये सब बेटे हैं, ठीक है। तो या बेटियां भी हैं, मतलब व्हाटएवर। तो पहला नंबर पे ये तो राजा है, ठीक है। पहले नंबर पे ये ज्येष्ठाधिकार का नियम कहता है कि पहले नंबर पे पहला नंबर का उत्तराधिकारी ये, यदि इसके बाद उत्तराधिकारी कौन, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, जो उसका दूसरा बेटा है उसका नंबर 5वें पे आएगा, फिर इसका छठा, सातवां, आठवां, ये होता है ज्येष्ठाधिकार का नियम। और ये पहले से तय है। यदि आप इंग्लैंड के जो राज परिवार है उसकी जो है उत्तराधिकारियों की सूची देखेंगे तो वहाँ पर पहले से लिखा हुआ है कि कौन किस नंबर का उत्तराधिकारी होगा। मुग़लों में ये नहीं था, इसलिए आप देखोगे कि जहांगीर के बाद अकबर तक ठीक चला, अकबर तक ही चला, मतलब उसके बाद तो कुछ नहीं था ऐसा। शाहजहां हो चाहे औरंगज़ेब हो या उसके बाद के जितने हम जो बाद के मुगल्स देखेंगे उनको आप देखोगे तो वो सब एक ही काम कर रहे थे। जैसे ही कोई राजा मरता था उसके बाद ये सब आपस में लड़ने लग जाते थे, आंतरिक लड़ाई से हो गए कमज़ोर और फिर आगे फ़ायदा उठाएंगे बहुत सारे लोग। शाहजहां जो है ऐसा नहीं था कि सीधे बादशाह बनना होता था। दक्कन का, बिहार का, बंगाल का, तो हर जगह का गवर्नर था। और राजा के रूप में शाहजहां ने सेना का भी विस्तार किया, हथियारों का उत्पादन किया, तो सब चीज़ों में वो कर रहा था। लेकिन शाहजहां का, जैसे मैंने कहा कि जो शासनकाल था वो मुग़ल वास्तुकला का स्वर्णिम दौर, चाहे वो ताजमहल हो, चाहे वो दिल्ली का शाहजहानाबाद हो, ये सारा जो है, इवन पाकिस्तान में कुछ इमारतें हैं जो इस दौर की, शाहजहां के दौर की हुई। और शाहजहां को जिस चीज़ का डर था, अब शाहजहां के साथ गलती हो जाती है। शाहजहां का जो सबसे काबिल बेटा था वो औरंगज़ेब था, लेकिन वो बड़ा नहीं था। और औरंगज़ेब ख़तरनाक किस्म का था बचपन से, मतलब तेज़ बुद्धि था।
औरंगजेब को वो भेजता है दक्कन। औरंगजेब को दक्कन का गवर्नर बनाता है और औरंगजेब वो काम करता है जो अकबर, जहांगीर और शाहजहां नहीं कर पाए। औरंगजेब दक्कन को कब्जा करता है। इस दौरान, क्योंकि औरंगजेब तो दक्कन में मसरूफ था, बिजी था, दारा शिकोह को शाहजहां जो है उत्तराधिकारी घोषित करता है। ये बात औरंगजेब को पता चलती है। खैर, 1658 तक जो है ये कहानी चलती है और ये बीमार पड़ जाता है और औरंगजेब को पता चलता है कि दारा शिकोह को जो है उत्तराधिकारी बना दिया गया। तो ये क्या करता है, सीधा दक्कन से जाता है, तीनों भाइयों को पहले एक एक करके हराता है, तीनों भाइयों को हराता है, मारता है, कत्ल करता है औरंगजेब, और दिल्ली की जो गद्दी है उस पर कब्जा करता है। उसके बाद शाहजहां की मृत्यु नहीं हुई थी, ये बड़ा ही एक ध्यान रखिएगा कि औरंगजेब शाहजहां की मृत्यु के बाद नहीं, शाहजहां के जीवित रहते ही जो है गद्दी संभालता और 11 साल लगभग 8 से 9 साल जो है वो औरंगजेब को, शाहजहां को जो है कैद रखता है। कैद मतलब हाउस अरेस्ट काइंड ऑफ, वैसा कैद नहीं, जेल में नहीं डालता है, घर के अंदर, लेकिन कहीं आने जाने की, मिलने जुलने की जो है इजाज़त नहीं थी, सिर्फ बेटी को इजाज़त थी। और आखिर में तो जिन लोगों ने ताजमहल देखा होगा तो आपने देखा होगा कि एक जो कब्र का वो बिल्कुल लीनियर है, बिल्कुल स्ट्रेट बनी हुई है, बीच दरवाजे से बिल्कुल अलाइंड है, और एक कब्र जो साइड में है। तो जो साइड में कब्र है ना, वो शाहजहां की, जो बीच अलाइंड कब्र है ना बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जो है, वो मुमताज़ की है। 22 जनवरी 1666, 74 साल की उम्र और शाहजहां का निधन। ये कहानी थी शाहजहां की। एक बादशाह ने बनाकर हंसी ताजमहल, हम गरीबों की मोहब्बत को ताउम्र रुसवा किया, तो वो स्टैंडर्ड बन गया अब। खैर, उसके बाद दौर आता है औरंगज़ेब। औरंगज़ेब का जो मुख्य 1658 में अपना ताज जो है वो दारा शिकोह को हराता है और उसके बाद जो है वो बादशाह बनता है। आलमगीर का खिताब था, आलमगीर औरंगज़ेब नाम था। और इस समय तक आते आते औरंगज़ेब को जो है, अब मुग़ल जो है बिखरना शुरू हो गया। मुग़ल साम्राज्य जो है वो एक तरफ तो जहाँ दक्कन का जो है दक्कन की तरफ विस्तार हो रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं आंतरिक तौर पर मुग़ल साम्राज्य के बिखराव की शुरुआत हो गई थी। यही वो समय था, चाहे सिखों के साथ हो, जाटों के साथ हो, सतनामियों के साथ हो, इन सब ने विद्रोह किया औरंगज़ेब की धार्मिक नीति के खिलाफ। यहाँ तक कि सिखों के जो 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर जी, उनको लाल किले के सामने जो है उनको उनका सर कलम कर दिया था। इसीलिए वो लाल किले के सामने जो गुरुद्वारा है, जिन्होंने देखा होगा और दिल्ली के आसपास रहते हैं, तो गुरुद्वारा शीशगंज है। गुरुद्वारा शीशगंज ही इसलिए शीशगंज नाम पड़ा क्योंकि वहाँ पे जो है औरंगज़ेब ने 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी का जो है सर कलम करवाया था, इसलिए वहाँ पर गुरुद्वारा है। तो यहाँ पर अब सिखों में और मुग़लों में जो है एक विद्रोही, एक तरीके से एक शत्रु जो है, शत्रुता जो है वो आ गई। खैर, मारवाड़ में जो है औरंगज़ेब ने हस्तक्षेप किया और फिर उसको भी कब्जा किया। लेकिन जो हमें, जैसे औरंगज़ेब की, जैसे हम अकबर के बारे में बात करते हैं, जब विस्तार हुआ तो अकबर की राजपूत नीति ने विस्तार किया। जो विस्तार हम औरंगज़ेब का देखते हैं वो औरंगज़ेब की दक्कन नीति ने विस्तार किया। जब हम दक्कन नीति की बात करते हैं तो अकबर ने कोशिश की थी खानदेश और बेरार को कब्जा करने की, लेकिन अकबर भी उतना विस्तार नहीं कर पाया था। कोशिश असल की औरंगज़ेब ने, असल कोशिश जो की वो किसने की, वो औरंगज़ेब ने की, और वो उसमें कामयाब भी रहा, वो उसमें सफल भी रहा। लेकिन उससे यहाँ पे गलती हुई। ये वो समय था जब शिवाजी जो है वो उनका उदय हो रहा था। दक्कन के जो वो बहामनी राज्य थे, अहमदनगर, बेरार, गोलकोंडा, बिदर, ये एक तरीके से कहना चाहिए कि तटस्थ वो बने हुए थे। और जैसे ही औरंगज़ेब इन सब को, किसको, ये जितने अहमदनगर, बिरार, बिदर,
ये वाले इलाके को जो है कब्जा करता है। औरंगज़ेब जो है वो सीधा टकराव पे आ जाता है, मतलब एक सीधा टकराव शुरू हो जाता है मुगलों और मराठाओं के बीच। औरंगज़ेब के लिए नुकसानदायक था क्योंकि उस समय मराठा जो है सबसे कहना चाहिए कि कुशल योद्धा थे, और उस समय उनका उदय का दौर था, इनके पतन का दौर चल रहा था, और इसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा जो है औरंगज़ेब को बहुत ज़्यादा संसाधन जो है वो दक्कन की तरफ लगाने पड़ते हैं, और जिसके कारण ख़जाना जो है वो खाली होने लगता है। अब दो ऐसी चीज़ें हुई, एक तो औरंगज़ेब की दक्कन नीति और शाहजहां की मोहब्बत, इन दोनों ने उस ख़जाने को ख़त्म कर दिया। इन दोनों ने उस ख़जाने को ख़त्म कर दिया, या उस अर्थव्यवस्था को ख़त्म कर दिया जो अकबर ने बनाई थी। अकबर और शाहजहां नहीं, जहांगीर ने भी व्यापार के ज़रिए शाही ख़जाने में इजाफ़ा किया। लेकिन औरंगज़ेब की दक्कन नीति ने और शाहजहां की मोहब्बत ने, इन दोनों चीज़ों ने क्या किया, इन दोनों चीज़ों ने ख़त्म कर दिया मुग़ल अर्थव्यवस्था को, जिसके कारण हम देखते हैं कि मुग़लों का पतन, अब मुग़लों का पतन शुरू होता है यहाँ से। बहादुर शाह प्रथम 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु होती है, और यहाँ पर औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद फिर वही कहानी, सत्ता के लिए युद्ध, और इस बार युद्ध होता है मुअज़्ज़म, आज़म और कामबख्श, औरंगज़ेब के 3 बेटे। जैसे ही पता चलता है औरंगज़ेब की मृत्यु हो गई है, जो उत्तराधिकार का युद्ध है, जो सत्ता का युद्ध है, वो शुरू हो जाता है। आज़म 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु होती। औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद वही हुआ जो मुगलों में होता आया, क्या कि उत्तराधिकार का युद्ध। 3 बेटे थे, मुअज़्ज़म, आज़म, कामबख्श, ये तीनों अलग अलग जगह जो है गवर्नर थे। जैसे ही इन्हें पता चलता है कि जैसे ये मुअज़्ज़म जो है वो काबुल का था, आज़म जो है गुजरात में था, और कामबख्श जो है वो दक्कन में था। आज़म जैसे ही उसको पता चलता है कि अहमदनगर में था, और जैसे ही उसे पता चलता है कि औरंगज़ेब की मृत्यु हो गई है, आज़म जो है वो अहमदनगर, मतलब वो गुजरात से दक्कन की तरफ जाता है और ख़ुद को जो है सम्राट घोषित कर देता है। उसके बाद उधर अलग कामबख्श जो ऑलरेडी जो है पहले से ही जो दक्कन में मौजूद था, वो भी अपने आप को जो है बादशाह गुलबर्गा और हैदराबाद पे कब्जा करता है और कहता है अब मैं बादशाह हूँ। लेकिन फिर आता है मुअज़्ज़म आता है काबुल से, पहले एक भाई को हराता है। यही इनकी कहानी रही, पहले एक भाई को हराया, फिर दूसरे भाई को हराया। मुअज़्ज़म जो है इसमें विजयी होता है और अपने आप को उपाधि देता है बहादुर शाह प्रथम की। ये आखिर शासक था, पहला और अंतिम जो बाद के जो मुग़ल, औरंगज़ेब के बाद जो मुग़ल शासक हुए। अब मुग़ल बादशाह शब्द तो खैर नहीं कह सकते, बादशाह औरंगज़ेब था, साम्राज्य के ऊपर महाराजा वाला, ये शासक थे, रूलर्स। तो ये जिसने अपने वास्तविक अधिकार का प्रयोग किया, इसके बाद कुछ नहीं। इसके बाद आप एक चीज से समझिए, 17वीं शताब्दी की शुरुआत में, 1608 की शुरुआत में अंग्रेज आते हैं क्या कि मालिक इजाज़त हो तो हम व्यापार कर लें, मुगलों से पूछ लें। और 1830 के आसपास, 1820 के आसपास अकबर द्वितीय जो है वो राजा राम मोहन रॉय को भेजेगा कि अंग्रेज बादशाह के पास जाके मेरी पेंशन बढ़वा दो। यह है इनका पतन। वो मुगल जो कभी अंग्रेजों को इजाजत दे रहे थे कि तुम व्यापार कर सकते हो, शुरू में तो वो भी नहीं मिली थी, वही मुगलों की जो संतानें थी, वही जो उनके उत्तराधिकारी थे, वही जो उनके वंशज थे, वो एक अर्जी लेके भेजते थे कि भैया हमारी पेंशन बढ़ा दो। ये मुगलों का पतन था, और उस पतन के बहुत से कारण हैं, हम देखेंगे। तो 1707 से 12 ये वो समय था जब
बहादुर शाह प्रथम। उसके बाद फिर वही हुआ, एक और युद्ध। अब यहाँ किसके बहादुर शाह प्रथम के 4 बेटों में जो है वो युद्ध हुआ, और इन सब में जो है जहांदार शाह जो है वो सफल रहता है। लेकिन इसकी जो मुख्य विजय थी वो थी जुल्फ़िकार खान की वजह से। जुल्फ़िकार खान कौन? एक वजीर जिसकी मदद से जो है ये जहांदार शाह जो है शासक बनता है, लेकिन ये किसी काम का नहीं था, ये बिल्कुल बेकार था, गुड फॉर नथिंग वाला था इसका स्टेटस। फिर आता है फ़ारूक सयार। अब ये वो समय था जब सैयद भाइयों का दौर आया दिल्ली में। यही वो समय था जब बालाजी विश्वनाथ पेशवा बनते हैं। यही वो, तो यहाँ पर एक मराठा और इनके बीच जो है शक्ति का संघर्ष जो है वो दिखने लगेगा। अब हुआ क्या, फ़ारूक सयार जो है वो सैयद भाइयों की मदद से बादशाह बनता है, और जैसे ही बनता है वो इन दोनों को, किसी को वजीर और एक को मीर बख्शी बना देता है। अब जैसे ही ये दोनों भाइयों के हाथ में सत्ता आती है, सत्ता असल इनके हाथ में थी, ये बिल्कुल पूरे राज्य को जो है, पूरे राज्य के ऊपर, पूरे जो भी मुगल साम्राज्य बचा हुआ था उसके ऊपर एक प्रभावी नियंत्रण जो है वो हासिल करते हैं। ये इस हद तक आ गए कि इनको ये एहसास होने लगा कि अब ये गाड़ी सिर्फ हम ही चला सकते हैं, बादशाह किसी काम का नहीं है। और ये उसी बादशाह को जिसको पहले इन्होंने बादशाह, ये फ़ारूक सयार के ऊपर ये कई बार जो है हत्या का प्रयास करते हैं, बच जाता है, लेकिन बार बार विफल होने के बावजूद ये 1719 में फिर ये फ़ारूक सयार को जो है हटाते हैं और मार देते हैं। यहाँ पर जो है इनकी मदद करी थी बालाजी विश्वनाथ ने। तो ये एक संघर्ष। फ़ारूक सयार के बाद फिर क्या होता है, जल्दी से ही दो, मतलब ये कोशिश करते हैं कि कोई राज, वही चीज़ जो बैरम खान ने थी, कि कोई शाही परिवार से ही कोई बने। तो ये जल्दी से रफ़ीउद्दर्जात और रफ़ीउद्दौला को शासन के लिए तैयार करते हैं, लेकिन ये कुछ महीनों में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। आखिर में ये यहाँ से जो जहानशाह है, ये देखो, ये औरंगज़ेब का जो बेटा था जहानशाह, उसका बेटा रोशन अख्तर। सो रोशन अख्तर पुत्र जहानशाह, पुत्र जो है रोशन अख्तर का पिता जहानशाह और उसका पिता औरंगज़ेब। अब ये मोहम्मद शाह की उपाधि के तहत सिंहासन पर आता है। ये भी इनके उससे आता है। यही था मोहम्मद शाह रंगीला। इन भाई साहब को जो है औरतों के कपड़े पहन के मुजरा करने का शौक था। ये मुगलों की बात हो रही है, औरतों के कपड़े पहन के मुजरा कर रहे थे, तो तुम्हारा तो पतन। और इसी को बेवकूफ़, यहाँ तक जो है कोहिनूर मुगलों के पास था, मोहम्मद शाह तक। नादिर शाह आया ईरान से, फारस से, नादिर शाह ले गया, और वो बेवकूफ़ बना, मतलब सरेआम बेवकूफ़ बना के ले गया। कहा यह जाता नादिर शाह ने सब दिल्ली विल्ली लूटी और वो वापस जा रहा था। तो उसको किसी वो जो रक्कासाएँ होती हैं महलों की नाचने वाली, उसमें से किसी एक कनीज़ ने, वो जो दासियाँ होती थी, कहा कि तुमने वो हीरा नहीं लिया, बाबरी हीरा, अभी कोहिनूर नाम नहीं पड़ा था। तो उसने कहा कि तुमने बाबरी हीरा लिया? बोले नहीं। बोले तो फिर तुम क्या लूट के ले जा रहे हो दिल्ली से, कुछ नहीं है तुम्हारे पास? बोले वो कैसे, वो है कहाँ? कहा कि वो मोहम्मद शाह की जो है उसकी पगड़ी में। उसने कहा अच्छा। तो वो एक पैगाम भेजता है मोहम्मद शाह को, इसी को, मोहम्मद शाह रंगीला को। क्या हो, अब हो गया जो होना था, बैठ के बात करते हैं। वो मान भी जाता है। मतलब जो आदमी तुम्हें तमाचे मार मार के, थप्पड़ मार मार के तुम्हारा सारा खजाना लूट के ले जा रहा था, तुम उसके साथ बैठ के बात करने के लिए तैयार हो गए। खैर तैयार हो गए, और आखिर में वो कहता है कि हम एक अपने दोस्ती के मतलब एक उसको बढ़ाने के लिए हम अपनी क्या बदलेंगे, दस्तार को बदलेंगे, हम अपने पगड़ियों को जो वो पहने हुए थे उसको बदलेंगे। और वो बदलने में जो है वो नादिर शाह हीरा मार देता है। यस, इट हैपेंड, ये वाकई में हुआ। तो उसने हीरा गायब कर दिया, मोहम्मद शाह रंगीला को पता ही नहीं चला। और फिर यहाँ से हीरा कहाँ चला गया? ईरान। फिर ईरान से वो आएगा कश्मीर, कश्मीर से आएगा पंजाब, पंजाब से वो पहुँचेगा ब्रिटेन। तो ये नादिर शाह ने आक्रमण किया और सारी संपत्ति जो है वो लूट के ले गया। 1738 में नादिर शाह जो है वो करता है। खैर,
मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है 1748 में। उसके बाद जो है फिर वही संघर्ष, और इन संघर्षों के दौरान क्या होता है, कमज़ोर नेतृत्व था, और यही वो समय था जब अहमद शाह अब्दाली जो है 2 बार 1749 और 1752 में भारत पर आक्रमण करता है, फिर वो जो है लूट के चला जाता है। उसके बाद आलमगीर द्वितीय, फिर जहांदार शाह का बेटा जो है वो सिंहासन पे आता है। अब यहाँ पर फिर ये वो समय था, फिर वो अहमद शाह अब्दाली आया तीसरी बार आया, और इस समय तक आते आते आलमगीर द्वितीय, फर्स्ट कौन, पहला कौन, औरंगजेब, और इस समय तक आते आते दिल्ली के हालात ये हो गए थे, मुगलों के हालात ये हो गए थे कि जो वजीर होते थे और ये जो मनसबदार होते थे, इनके घर का सामान या मुगल किले का सामान दिल्ली के चोर बाजार में बिकता था। ये मुगलों के हालात थे, ये 1754 की बात है। दिल्ली के चोर बाजार में इनका सामान बिकता था। ये जो सिपाही होते थे ना, इनके घर था ही नहीं, इकोनॉमी नहीं थी, अर्थव्यवस्था नहीं थी, पैसा कहाँ से आता। जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो क्राइम बढ़ेगा। फिर शाहजहां थर्ड, काम बख्श, ये देखो काम बख्श कहाँ था, यहां से। औरंगजेब का बेटा, ये देखो ना, काम बख्श था यहाँ पे, ये वाले काम बख्श, इसका पोता शाहजहां थ्री के नाम से जो है आता है। लेकिन तब क्या होता है, 1760 दिल्ली पे मराठाओं का कब्जा। तो सिर्फ ये याद रखना, दिल्ली पे मराठाओं का कब्जा हुआ तो कौन शासक था। फिर आता है शाह आलम द्वितीय। शाह आलम, ये आपको इलाहाबाद की संधि में भी मिलेगा। और इसका आलमगीर द्वितीय, इसका बेटा जो था वो था कौन, शाह आलम द्वितीय। और ये बड़े लंबे समय तक रहा, क्योंकि इसके पास कुछ था ही नहीं, करता क्या, हटाता किस पे से कोई इसे। 1759 से 1806। 1772 को ये वापस दिल्ली, तब तक ये दिल्ली से बाहर ही भटक रहे थे। हमने देखा ये इलाहाबाद क्यों गया, इसको शासन चाहिए था। ये क्यों इसने जो है वो उसके साथ, मीर जाफ़र के साथ, मीर कासिम और शुजाउद्दौला के साथ क्यों इसने जो है संधि करी, इसीलिए करी थी कि वो जो है बंगाल पे होगा तो फिर इधर ये दोनों, ये मुझे इधर से मैंने बंगाल दिलवा दूँ, फिर ये मुझे दिल्ली दिलवा देंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी, बक्सर का युद्ध, हार जाते हैं। इलाहाबाद की संधि 1765, यही था। फिर इस पे रोहिला के साथ जो है इसका वो हुआ कि दिल्ली पर जो है रोहिला का कब्जा आ गया 1788 में। फिर जो है 1803 में वापस जो है दिल्ली पे कब्जा हुआ, अंग्रेज़ों ने कब्जा लिया। अंग्रेज़ों ने इनको दिया और कहा कि जिस तरीके से हम दूसरे राजाओं के साथ अपना एक स्थायी दूत हर समय राजा के दरबार में मौजूद रहेगा, वही चीज़ उन्होंने यहाँ पर भी की। और डेविड ऑक्टरलॉनी पहला स्थायी दूत बना जो अंग्रेज़ स्थायी दूत था जो मुगल दरबार में बैठा। इसके बाद अकबर द्वितीय, यहाँ तक तो कहानी बिल्कुल ख़त्म। यहाँ तक कहानी इसलिए ख़त्म क्योंकि यही वो शासक था जिसने राजा राम मोहन रॉय को इंग्लैंड भेजा। राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि भी अकबर द्वितीय ने दी थी। और यही वो शासक था जिसने राजा राम मोहन रॉय को कहाँ भेजा, इंग्लैंड भेजा, कि वो अंग्रेज़ी हुकूमत से, अंग्रेज़ी बादशाह से गुजारिश कर सके कि भाई साहब मेरी पेंशन जो है वो बढ़ा दो। लेकिन नतीजतन हुआ क्या कि 1813 में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने कहा कि पेंशन, आपको जो नजराना मिल रहा था वो भी बंद, जो शाही नजराना मिल रहा था वो भी बंद। उसके बाद बहादुर शाह जफ़र उनका जो है शायर थे, वो जफ़र के नाम से शायरी करते थे, बहादुर शाह द्वितीय और अंतिम मुग़ल बादशाह। यहाँ तक तो खैर मतलब कैसे आप समझिए कि इनका पतन होना तय था कि जिस दौर में आपके घर का सामान जो है वो चोर बाज़ार में बिक रहा है, वो आप हर गुरुवार की रात को जो है बैठे हैं और दिल्ली के लाल किले में मुशायरा हुआ करता था हर जुमेरात को। और
वो मुशायरा भी कैसा, इसमें कौन था? कभी मतलब मिर्ज़ा गालिब, मोमिन, दाग, ज़ौक़, ऐसे बड़े शायर जो है वो बैठा करते थे और बादशाह जो है शायरी मुशायरा चल रहा था। बाहर क्या हो रहा था कोई मतलब नहीं। 1857 के क्रांति में ये थे, लेकिन 1857 का जो विद्रोह था उसको किसी ने भी ना राष्ट्र के लिए तो खैर नहीं लड़ा। मुझे कहने में कोई वो नहीं, राष्ट्र के लिए कोई नहीं लड़ रहा था, हर कोई अपने व्यक्तिगत कारणों से लड़ रहा था। जैसे ये लड़ रहे थे, ये क्यों विद्रोह का हिस्सा बने? इसलिए बने, इनको लगा यार कि हो सकता है कि ये अगर विद्रोह जो है सफल हो जाए तो मैं मुगलों का जो डूबता हुआ नाम है वो वापस उठा लूँ। तात्या टोपे लड़ रहे थे और ये नाना साहब लड़ रहे थे, क्यों? क्योंकि उनको पेशवा बनना था, अंग्रेज बनने नहीं दे रहे थे। बेगम हजरत महल लड़ रही थी, क्यों लड़ रही थी? क्योंकि जो उनका बेटा था बिरजिस कादिर, अवध का जो नवाब था, उसको अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर लिया था, कैद कर लिया था। उसके अलावा रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही थी हिंदुस्तान के लिए नहीं, वो झांसी के लिए लड़ रही थी। वो इसलिए लड़ रही थी ताकि झांसी जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में जा रही है वो ना जाए। तो ये कुछ कारण थे, वही इनका भी यही कारण था, इनका भी व्यक्तिगत कारण था। खैर 18 और यहाँ तक तो मुगलों के हालात ये हो गए थे कि इनका बेटा था फ़कीरुद्दीन। फ़कीरुद्दीन ने लॉर्ड कैनिंग के साथ एक संधि करी जिसमें उसने ये कहा कि अगर मेरे बाद मतलब बहादुर शाह जफ़र के बाद कोई भी मुग़ल बादशाह या हिंदुस्तान का बादशाह जैसा कोई भी उपाधि नहीं लेगा, और जितने भी मुग़ल किले हैं, जितने भी मुग़ल किले हैं, वो सारे मुग़ल किले जो है वो अंग्रेज़ों को हस्तांतरित कर दिए जाएंगे। उसने किया। 1862 में बर्मा भेज दिया गया, रंगून भेज दिया गया, जहाँ उनकी मृत्यु हो गई। मुग़ल वंश का अंत क्यों हुआ? पहली चीज़, उत्तराधिकार का युद्ध। याद रखिएगा, मुग़लों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। हर बार शासक मरा, बेटों ने, भाइयों ने झगड़ा किया, जिसके कारण जो है वो आंतरिक तौर पर पूर्णतः विफल रहे। उसका मज़ा जो है वो ये मनसबदार वज़ीर उठाने लगे, जिसके पास सत्ता की चाबी होती थी वो इसका मज़ा लेता था। खैर उसके बाद जो है औरंगज़ेब के उत्तराधिकारी कमज़ोर थे। वो कमज़ोर क्यों नहीं होते? वो क्योंकि उनके पास ख़जाना ही नहीं था। मजबूत क्यों थे? अकबर के उत्तराधिकारी मजबूत क्यों थे? क्योंकि अकबर ने 50 साल मेहनत करके एक अर्थव्यवस्था तैयार की थी, जिसका फ़ायदा किसने उठाया? जिसका फ़ायदा उठाया जहांगीर ने, जिसका फ़ायदा उठाया औरंगज़ेब ने, जिसका फ़ायदा उठाया शाहजहां ने। इनमें से किसी ने भी, जहांगीर को अगर थोड़ा सा हटा दे तो इनमें से किसी ने भी उस अर्थव्यवस्था में कुछ जोड़ा नहीं। दो चीज़ें, एक तो औरंगज़ेब की दक्कन नीति, उसने अर्थव्यवस्था को नुकसान किया। दूसरा, शाहजहां की मोहब्बत, ताजमहल बनवाने में पैसा खर्च हुआ। तो ये दो चीज़ें हुई जिसकी वजह से क्या हुआ, अर्थव्यवस्था या खजाने जो है पूरी तरीके से खाली हो गए। और जो औरंगज़ेब के उत्तराधिकारी थे उनके पास लड़ने के अलावा कुछ था ही नहीं। इतने कमज़ोर थे कि विदेशी आक्रमण हो रहा था, चाहे नादिर शाह ने किया हो, चाहे अहमद शाह अब्दाली ने किया हो, चाहे मराठाओं ने किया हो। तो विदेशी आक्रमण भी हो रहे थे और मराठा जो कभी सिर्फ दक्कन तक रुके हुए थे वो दिल्ली तक कब्जा कर रहे थे। ये मुगलों के पतन का कारण बना। और क्या कारण बना? और कारण बना कि 18वीं शताब्दी के शुरुआत में बहुत सारे ऐसे स्वतंत्र जो प्रांत थे, उन्होंने कहा कि अब हमें आपसे कोई मतलब नहीं, हम आपको जो भी राजस्व कर है उसमें थोड़ा बहुत हिस्सा जो भी आपका नजराना बनता है वो हम देते रहेंगे। चाहे वो हैदराबाद हो, कर्नाटक हो, बंगाल, अवध, मैसूर, मराठा, सब ने अपने आप को क्या किया, स्वतंत्र घोषित किया। जो भी हिस्सा उनका था मुगलों से, हर किसी ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। और मुगल एक दौर तो आया कि मुगल दिल्ली में भी नहीं बचे थे। अभी हमने देखा ना कि वो जब 1660-65 वाला जो दौर था, उसमें तो मुगल्स जो है वो दिल्ली में भी नहीं बचे थे, इलाहाबाद और इसके आसपास भटक रहे थे। तो एक व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ मुगलों की कहानी ख़त्म। इसमें से सवाल आने के आपको मॉडर्न हिस्ट्री में भी सवाल आ सकते हैं, जहाँ कौन किससे किस समय क्या कर रहा था, ये आपसे पूछा जा सकता है। और मैंने जो आपको युद्ध बताया, युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है इसमें, चाहे बाबर के हों चाहे अकबर के हों, जिसमें कि मैच का क्वेश्चन आ सकता है, ट्रू और फॉल्स टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, करेक्ट चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ सकता है। तो ये थी मुगलों की कहानी। अगले वीडियो में आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।
और जो बाकी हमारे पिछले वीडियोज़ हैं उनका डिस्क्रिप्शन जो है वो, उनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उनको एक बार ज़रूर फिर से देखिएगा अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, क्योंकि आपको उससे रिवीजन में काफ़ी आसानी हो जाएगी। हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।